वेलकम एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारों। मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं विस्टास की रिवीजन क्लास लेके। आज इस एक ही वीडियो के अंदर ना हम बहुत कम समय में मजेदार अंदाज में विस्टास को रिवाइज करने वाले हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपकी ना फ्लेमिंगो की भी रिवीजन करवा दी है। हमारी फर्स्ट रिवीजन फ्लेमिंगो की भी हो चुकी है। क्या आपने वो रिवीजन कर ली है कि नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट में बता देना, डन लिख देना अगर फ्लेमिंगो की रिवीजन आपकी हो गई है। और मैं चला आपको विस्टास, जिसका मतलब ही पता क्या होता है? अ ब्यूटीफुल व्यू, एक खूबसूरत नजारा। इस किताब के अंदर खूबसूरत नजारे हैं जिंदगी के, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। पता भी नहीं चलेगा कब आपकी रिवीजन हो गई और आपको सब याद रह जाएगा। हाँ, ये जादू होने वाला है। तैयार हो इस जादू को देखने के लिए? आइए शुरू करते हैं प्यारी सी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल, जिससे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई तीसरा लेवल है ना। कौन सा है वो तीसरा लेवल, आओ उसको जानते हैं। अच्छा, हम ना कुछ भी ऐसे ही रिवाइज नहीं करते हैं, हम जो साइंटिफिक तरीका होता है ना रिवीजन करने का, उसके थ्रू रिवाइज करते हैं, क्योंकि वो बेस्ट मेथड होता है। हम क्या करेंगे, पहले ना मोटा मोटा देखेंगे कि क्या है इसकी कहानी, क्या है, कौन कौन कैरेक्टर है, टोटल बता दो। उसके बाद छोटा छोटा देखेंगे, यानी फिर उसकी डिटेलिंग देख लेंगे और इस तरह से माइंड कहता है मजा आ गया, क्या बढ़िया इंसान हो यार तुम। तुम्हारा माइंड तुम्हें थैंक यू बोलेगा इस तरह से। अगर पढ़ोगे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो ना, इसी तरह पढ़ो, पहले मोटा मोटा देखो और उसको छोटा छोटा देखो। ऐसे होते हैं रिवीजन। यह है साइंटिफिक मेथड ऑफ रिवीजन। आज आप देखते हैं, पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। कॉपी और पेन निकाल के रखें, जो जो कहूं लिखने को बस वो आराम से लिख देना और कुछ मत करना। अब इसमें क्या है, मोटा मोटा क्या है भाई, पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। किसकी कहानी है? दिस इज अ स्टोरी ऑफ 31 ईयर ओल्ड चार्ली। क्या नाम है? एक 31 साल का नौजवान है जिसका नाम चार्ली है, उसकी ये स्टोरी है। इतना क्लियर हुआ। वो क्या क्लेम करता है, हिंदी मत बोला करो जब रिवीजन कर रही है, हमें हिंदी नहीं बोलनी। कोशिश करो क्लेम ही वर्ड मुंह से निकले, ठीक है? चार्ली वर्ड मुंह से निकले, स्टोरी वर्ड मुंह से निकले, क्योंकि जो बोलोगे ना एग्जाम में वही लिखोगे। कहानी सबको पता चल जाती है, एग्जाम के अंदर हम लिख नहीं पाते। इसलिए अभी हमें क्या करना है, जो जो वर्ड मैं आपसे कहूं ना, पूरी पूरी छोटी छोटी लाइन, छोटे छोटे वर्ड मुंह से बोलो। अभी मेरे साथ बोलो। वो क्या क्लेम करता है? दैट देयर इज अ थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। वो क्लेम करता है कि देयर इज अ थर्ड लेवल है। क्या है? देयर इज अ थर्ड लेवल। कहां पे? एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वहां पे एक थर्ड लेवल है न्यूयॉर्क के अंदर। यानी कोई लेवल है, कोई जगह है ना, जहां जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। वो ये दावा करता है, क्लेम करता है। चार्ली गेट्स लॉस्ट। चार्ली खो जाता है ऑन सबवे, रीच दी थर्ड लेवल। वो थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचता है? वो सबवे में जाता है, रीच करता है। कहां रीच करता है? थर्ड लेवल पे। कब? जब वो गेट्स लॉस्ट हो जाता है। किसमें? सबवे के अंदर। सबवे में कोई जा रहा होता है और वहां पे खो जाता है। अरे तुम कभी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन गए हो? दिल्ली में अगर आए हो तो कभी गए हो? दिल्ली वालों तुम्हें तो पता होगा। आप लोग ना कभी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जाओ, वो इतना बड़ा, तुम खो जाओगे। तुम सच में खो जाओगे। तुम कहोगे कहां आ गया मैं, ये कहां हूं, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है। ऐसा ही कुछ समझ लो बस। दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है ना, बस चार्ली वहीं गया था, इतना मान लो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फाउंड फ्यूअर टिकट काउंटर्स, वुडन इंफॉर्मेशन बूथ्स, ओल्ड फैशन फीचर्स। वहां वो जाके देखता है कि वो ऐसा लगता है कि 100 साल पुरानी जगह पे आ गया। वो कहां पे आ गया? वो 19th सेंचुरी में आ गया। उसको ऐसा फील होने लगता है। वहां पे थोड़े से टिकट काउंटर होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं। बस मोटा मोटा क्या है, वो किसी और जमाने में आ गया, टाइम ट्रेवल कर लिया, उसको ऐसा फील होता है वहां जाके। चलो नेक्स्ट डे, अब फिर वो वहां से वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे टुक हिज वाइफ एक्सचेंजेस 300 करेंसी। अब वो अगले दिन अपनी बीवी को लेके जाता है कि मैं ना वहां ऐसे थर्ड लेवल पे गया था, और अपनी बीवी को भी साथ में ले जाता है कि हम वहां से ना कहीं जाएंगे, घूमने चलेंगे, आ जाओ। बट डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर। लेकिन उसे कॉरिडोर यानी वो रास्ता वो मिलता ही नहीं, थर्ड लेवल उसको मिलता ही नहीं। ही कैन नॉट फाइंड आउट द कॉरिडोर। चार्लीज फ्रेंड सैम वीनर ऑल्सो डिसअपियर्ड। उसका एक फ्रेंड होता है जो कि खुद साइकेट्रिस्ट होता है, वो भी अचानक से गायब हो जाता है। और क्या है इसमें? चार्ली फाउंड अ लेटर फ्रॉम सैम इनवाइटिंग चार्ली टू गेल्सबर्ग। और आखिर में जो चार्ली होता है ना, उसे अपना जो फ्रेंड है, उसका कौन फ्रेंड? साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम है, उसका लेटर मिलता है जो उसको गेल्सबर्ग में बुला रहा होता है। ये टोटल कहानी है। बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है, मजेदार ये वाली नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। लेकिन हम इसे मजेदार बनाएंगे। अभी रुको जरा, होता है क्या, जरा डिटेलिंग बताऊंगा। मोटा मोटा क्या समझ में आया? चार्ली है, 31 साल का नौजवान है, उसका फ्रेंड सैम है, साइकेट्रिस्ट है। चार्ली एक थर्ड लेवल पे चला जाता है
है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क में है, वहां वो क्लेम करता है कि उसे 100 साल पुराने यानी पुराने जमाना का एक टिकट काउंटर मिलता है, वुडन डेस्क मिलते हैं, लोग मिलते हैं, और अगले दिन बीवी को लेके जाता है, वो फिर उसे कॉरिडोर नहीं मिलता, ही डिडंट फाइंड द कॉरिडोर, है ना, ही डिडंट फाइंड द कॉरिडोर। और फिर क्या होता है, उसको लेटर मिलता है, किसका, उसके फ्रेंड का, जो कि डिसअपियर हो जाता है अचानक से, वही उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और वो लेटर में लिखता है कि गेल्सबर्ग आजा। ये टोटल कहानी है, खत्म, इसमें और कुछ नहीं है, सही में कुछ भी नहीं है इसमें। क्या याद हुआ, थोड़ा सा हुआ, अभी रुको, तुम्हें ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, आ जाओ ना, आओ आओ। चार्ली, नाम क्या है, चार्ली था, कौन है वो, अ 31 ईयर ओल्ड सिटी रेजिडेंट क्लेम्स, क्या क्लेम करता है वो, क्लेम करता है दैट देयर इज अ थर्ड लेवल, कि वहां क्या है, थर्ड लेवल है। कहां पे, अब तो बिना देखे बताओ कहां पे था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क के अंदर थर्ड लेवल है, मतलब नीचे नीचे जाओगे तो तीसरा तल भी है, 2 तल नहीं है, 3 तल है, ऐसे समझ लो, है ना। अंडरग्राउंड मेट्रो में नहीं जाते तो बस राजीव चौक बोला ना मैंने तुमसे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, बस ये वही है और कुछ भी नहीं है। एंड ही हैज बीन देयर, और वो ये कहता है कि मैं वहां गया भी हूं। ही टॉक्स टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट इट, वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जो क्या नाम था उसका, सैम से वो बात भी करता है। हु थिंक, जो सोचता है कि चार्ली इज ट्राइंग टू फुलफिल हिज ड्रीम्स, चार्ली क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने ड्रीम को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। चार्ली ट्राइंग टू फुलफिल हिज ड्रीम, चार्ली अपने ड्रीम को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें इंग्लिश नहीं भी आती, ग्रामर समझ नहीं आती, नहीं बना पाते, तो भी इस तरह से पढ़ो ना, ये बिल्कुल इंग्लिश यूज करो। चार्ली क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, ड्रीम को फुलफिल करनी, बस। और बाद में पूरी लाइन अपने आप ही मुंह से निकल जाएगी कि चार्ली इज ट्राइंग टू फुलफिल his dreams while walking and escaping reality। while walking, वो चलते हुए अपने ड्रीम को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, और एस्केप कर रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड है एस्केप, एस्केप एस्केप, मतलब बच रहा है, किससे, सच्चाई से, रियलिटी से बच रहा है। आगे बढ़ते हैं। द साइकियाट्रिस्ट एक्सप्लेन दैट मेनी पीपल वांट टू एस्केप फ्रॉम द फियर्स, इनसिक्योरिटीज एंड वरीज। जो उसका फ्रेंड है सैम, वो क्या कहता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या करना चाहते हैं, एस्केप करते हैं, किससे, फियर से। इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको तो घोल के पीना है। किससे एस्केप होना चाहते हैं, किससे बचना चाहते हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है, वहां के फियर से, इनसिक्योरिटीज से, और वरीज जो परेशानियां उनसे, जो मॉडर्न वर्ल्ड की हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट करते हैं इस बात को कि चार्ली का फ्रेंड सैम क्या बताता है उसको कि ये जो उसके साथ हो रहा है वो कुछ नहीं है, वो बस डे ड्रीमिंग कर रहा है, वो एस्केप कर रहा है रियलिटी को। और वो किससे बचना चाहते हैं लोग, बहुत सारे जो फियर होते हैं, इनसिक्योरिटीज होते हैं, वरीज होते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के। ठीक है, and find a temporary refuge from it. The psychiatrist uses his own hobby of stamp collection to illustrate this point. वो अपना एग्जांपल भी देता है कि भाई किस तरह से वो स्टैम्प कलेक्शन जब वो करता है, इस शौक से उसको सुकून मिलता है, वो दुनिया से दूर भाग जाता है, ये वो बताता है। आगे बढ़ते हैं। चार्ली फाइंड्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कंफ्यूजिंग एट टाइम्स। कई बार ना जो चार्ली होता है, उसको जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन होता है वो कंफ्यूजिंग लगता है, वहां वो खो जाता है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, बस आगे आ जाओ। एंड हैज गॉटन लॉस्ट ऑन द सबवे अ फ्यू टाइम्स, और सबवे में वो कई दफा लॉस्ट भी हुआ है, खोया भी है। ठीक है, वंस ही एंडेड अप इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, जब वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंचा, एंड अनदर टाइम ही फाउंड हिमसेल्फ 3 blocks अवे फ्रॉम एन ऑफिस बिल्डिंग। तो यहां पर बस ये बता रहा है कि जब भी वो कितनी बार वो वहां पे खोया है, तो एक बार तो रूजवेल्ट होटल के एंड लॉबी में पहुंच गया था, और एक बार क्या हुआ था, वो 3 blocks अवे अपनी ऑफिस बिल्डिंग से 3 block दूर कहीं पे पहुंच गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। However, during his latest trip, लेकिन लास्ट ट्रिप में क्या हुआ, ही गेट लॉस्ट अगेन, वो दोबारा खो गया, और फिर एंड एंड अप ऑन द यूनिक थर्ड लेवल। भाई पहले भी वो खो चुका था, एक बार तो वो कहां पहुंच गया था, इन लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल में, एक बार 3 block अवे फ्रॉम द ऑफिस बिल्डिंग, और अब जो लास्ट टाइम वो खोया ना, लास्ट टाइम जब खोया था वो कहां पहुंच गया, वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया था। वहां वो क्या देखता है वो देखते हैं, आ जाओ। अभी माइंड में क्या क्या रहा, दोबारा से रिपीट करते हैं, दोबारा से क्या क्या याद रहा। 31 ईयर ओल्ड है चार्ली, है ना 31 ईयर ओल्ड, वो कहां रीच पहुंच जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच जाता है, थर्ड लेवल पे। क्लेम क्या करता है कि थर्ड लेवल पे मैं पहुंचा हूं, जहां पे ओल्ड फीचर्स के लोग थे, है ना, वो ये कहता है। उस पे उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड क्या कहता है कि वो क्या है, वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, वो अपनी जो लाइफ है, रियलिटीज है, उससे एस्केप करना चाहता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो फियर, इनसिक्योरिटीज और वरीज से, जो मॉडर्न वर्ल्ड की, उससे बचना चाहते हैं। जो उसका फ्रेंड है सैम, वो खुद की भी एग्जांपल देता है कि मैं स्टैम्प कलेक्शन करके कैसे इन सब चीजों से दूर भागता हूं, है ना। अब चार्ली बता रहा है कि वो पहले भी ना गेट्स लॉस्ट हुआ है। क्या हुआ है, गेट्स लॉस्ट, चार्ली गेट्स लॉस्ट फ्यूअर टाइम्स बिफोर, पहले भी हुआ है। पहले तो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया था, एक बार अपने ऑफिस की बिल्डिंग से 3 block अवे पहुंच गया था, एंड लेटेस्ट वो कहां गेट्स लॉस्ट हुआ था, थर्ड लेवल पे हुआ था। इतना ही तो था। मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट हूं, मैं जैसे याद कर पा रहा हूं वैसे तुम भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि ब्रेन सबका सेम है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ।
अब क्या होता है वहां, चार्ली वॉक्स थ्रू अ साइलेंट हाफवे टर्निंग लेफ्ट एंड गोइंग डाउन हिल। बाकी बता रहे हैं कैसे वहां पहुंचा। तो वो नीचे की तरफ जाता है, लेफ्ट पे जाता है नीचे, और फिर नीचे सीढ़ियां उतरता है। रीचेस एन ओल्ड स्टेशन दैट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टू फेमिलियर लेवल्स। पहले दो सीढ़ियां राजीव चौक से तुम नीचे उतर गए, जब तीसरा वाला था ना, वो कहता है वो दो से अलग था। वो जो तीसरा वाला जो तल था, तीसरा जो लेवल था ना, वो अलग दिख रहा था, पुराने जमाने का लग रहा था। दिस स्मॉल रूम हैज फ्यूअर टिकट काउंटर्स। वहां ना ज्यादा टिकट काउंटर्स नहीं थे, थोड़े से टिकट काउंटर्स थे। ट्रेन के गेट थे, वुडन इंफॉर्मेशन बूथ था, इंफॉर्मेशन डेस्क होता है ना, हाउ मे आई हेल्प यू, वो था लकड़ी का। ओल्ड फैशन फीचर्स थे, लोग भी ओल्ड फैशन कोट पहने हुए थे, औरतें भी ओल्ड फैशन के जमाने के कोट और कपड़े पहनी हुई थी। वेवरिंग गैस लाइट थे, ब्रास स्पिटून्स थे। स्पिटून्स का मतलब होता है एक तरह का डस्टबिन समझ लो, ब्रास का था, ब्रास का, पीतल का बना हुआ था। विच रिमाइंड चार्ली ऑफ द आर्किटेक्चर फ्रॉम द 1800, जो कि चार्ली को लगता है कि ये तो 1800 ईस्वी में था। चार्ली उस जमाने में 1900 जमाने के आसपास की बात है ये। तो ये वो कौन सी सेंचुरी में था, वो 20th सेंचुरी में था, और उसे वो जो मिलती है चीजें वो 19th सेंचुरी की वहां पे दिखाई पड़ती हैं। ही सीज पीपल वेयरिंग आउटडेटेड क्लोथ्स। वो देखता है कि लोगों ने पुराने जमाने के आउटडेटेड क्लोथ्स पहने हुए हैं। एंड चेक्स अ न्यूज़पेपर, और भागवा जाता है और न्यूज़पेपर देखता है। न्यूज़पेपर खोल के देखता है तो क्या होता है कि डेट इज जून 11 1894। कि वहां डेट क्या पड़ी हुई है, 11 जून 1894। ये इसी तरह से समझो कि तुम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन गए थे, तुम ना वहां से नीचे गए ग्राउंड फ्लोर से, फिर एक जीना और उतरे, फिर तीसरे जीना उतरे। जैसे तुम तीसरा जीना नीचे उतरे ना, वहां तुम्हें माहौल बिल्कुल अलग दिखा। पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने जमाने के कपड़े, धोती कुर्ता पहने हुए, कुछ ऐसा सोचो, है ना, पुराने जमाने की चीजें हैं, लकड़ी का सारा सामान है। तुम भागते हुए गए, तुमने ना ऐसे न्यूज़पेपर देखा है कि न्यूज़पेपर में डेट क्या है, हाँ, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, और न्यूज़पेपर में देखा कि डेट पड़ी है क्या, 11 जून 1894। ये मैं कहां आ गया, अरे ये तो मैं दूसरी सदी में आ गया, ये तो मैं 19th सेंचुरी में आ गया। ऐसा चार्ली के साथ हुआ। फिर क्या हुआ, व्हेन चार्ली ट्राइज टू बाय 2 टिकट्स, चार्ली गया टिकट काउंटर पे, 2 टिकट देना मुझे, और पैसे निकाले उसने। फिर क्या हुआ, ही रियलाइजेस ही नीड्स टू यूज ओल्ड करेंसी। उसे एहसास हुआ कि उसको ना पुराने जमाने की करेंसी चाहिए होगी। उन्होंने कहा अगर भाई साहब तुम यहाँ पे ना फ्रॉड करने आए हो ना तो तुम जेल जाओगे। तो उसको समझ में आ गया। तो वो उन्होंने सोचा कि ये ना ऐसे कोई चोर उचक्का टाइप का बंदा है, ऐसे झूठी करेंसी देके ना टिकट लेना चाह रहा है। वहां की जो लेडी बैठी हुई थी टिकट काउंटर पे, उनको ऐसा लगा, ठीक है। तो चार्ली को समझ आ गया कि उसे पुराने जमाने की करेंसी लानी होगी। फिर क्या करता है वो, He had always dreamed of traveling to Galesburg with his wife लूजा। उसका ना हमेशा से क्या ड्रीम था कि वो गेल्सबर्ग जाना चाहता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है गेल्सबर्ग, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गेल्सबर्ग एक जगह है, एक कस्बा, एक शहर है जो बड़ा खूबसूरत है, जहां सुकून है। वहां कौन जाना चाहता था, चार्ली। उसका हमेशा से सपना था अपनी वाइफ के साथ। आ जाते हैं, विद हिज वाइफ लूजा, अ टाउन he remembered as wonderful with big houses, large lawns, trees. The area has long summer evening and a relaxed atmosphere which appealed to him. वो एरिया क्या था, बहुत रिलैक्स एटमोस्फेयर था, बड़े घर थे, बिग ट्रीज, बिग हाउसेस थे, लॉन्स थे, ट्रीज थे, ठीक है। तो वहां जाना चाहता था। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करता है वो, ड्यूरिंग लंच द नेक्स्ट डे, अब तो वो जिस रास्ते से आया था ना, ऊपर से नीचे, उसी रास्ते से वापस चला गया। अगले दिन जैसे ही लंच का टाइम होता है, ही एक्सचेंजेस $300 फॉर ओल्ड करेंसी। वो $300 अपने पुरानी करेंसी में कन्वर्ट करा लेता है कि भाई लो $300 के बदले मेरे को पुरानी करेंसी दे दो, which he believes will be cheaper there। जिसको जो उसे लगता था कि थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन सस्ता नहीं होता, $200 उसको मिलते हैं। He is not bothered by the fact that the amount only comes to $200। $300 दिए, $200 पुराने जमाने को उसको मिल जाते, सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे जाते हैं। However, he cannot find the corridor। लेकिन वो जब दोबारा कोशिश करता है थर्ड लेवल पे जाने की, उसको कॉरिडोर, वो रास्ता ही नहीं मिलता। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल अगेन, जो थर्ड लेवल पे उसको पहुंचाता। व्हेन हिज वाइफ फाइंड्स आउट, शी टेल्स हिम टू स्टॉप सर्चिंग। वो ये बात अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी कहती है कि छोड़ दो थर्ड लेवल के पीछे भागना, हर वीकेंड पहुंच जाते हो तुम, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम था, छोड़ दो, भूल जाओ। आगे क्या होता है, फिर क्या होता है, कहानी तो ये खत्म हो जानी थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, वो सैम का ट्विस्ट है। Charlie's friend Sam Weiner, whom he shared his idea about Galesburg with, also disappears unexpectedly। जो उसका फ्रेंड होता है ना, चार्ली का फ्रेंड सैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट होता है, वो उसको बताता है कि मुझे गेल्सबर्ग जाने का मेरा बड़ा सपना है, और ऐसे ऐसे मैंने थर्ड लेवल देखा था, ये सारी बातें उससे शेयर कर चुका होता है। वो बंदा अचानक से, वो डॉक्टर अचानक से गायब हो गया भाई, अचानक से गायब हो गया। हिज वाइफ स्पेंड्स वीकेंड्स लुकिंग फॉर हिम। उसकी जो वाइफ होती है वो हफ्तों बिता देती है उसको ढूंढने में, लेकिन वो नहीं मिलता।
चार्ली इनहेरिटेड द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। अब आगे के सोचो क्या होता है, वो तो नहीं मिल रहा सैम विनर, कहां गया किसी को नहीं पता। चार्ली को ना एक आदत थी स्टैम्प कलेक्शन की। एक स्टैम्प, पहले जमाने में बहुत स्टैम्प ना छपते थे, अब भी छपते होंगे, तो स्टैम्प को ऐसे समझ लो जैसे कार्ड्स नहीं होते थे WWE के, वही वाले कि ये सारे कार्ड को इकट्ठा करने की आदत होती थी। ऐसी स्टैम्प को कलेक्शन की आदत उसको अपने ग्रैंडफादर से मिली थी। किसको? चार्ली को, अपने दादाजी से। एक दिन क्या होता है, व्हाइल गोइंग थ्रू हिज स्टैम्प कलेक्शन ही डिस्कवर्स अ लेटर एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग। वो ना ऐसे अपनी स्टैम्प कलेक्शन ऐसे कर रहा होता है, देख रहा होता है अपने स्टैम्प वगैरह चेक कर रहा था, वहां उसे एक लेटर मिलता है जो पहले नहीं था। वो लेटर किसके एड्रेस पे होता है? उसके दादाजी के एड्रेस पे होता है, जो कि गेल्सबर्ग में रहते थे। विच हैज द पोस्ट मार्क ऑफ ए 6 cent स्टैम्प विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। ये आगे बढ़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके ऊपर गारफील्ड का पिक्चर था 6 cent की, उसमें वो थी स्टैम्प थी। व्हाट सरप्राइजेस हिम मोर, जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग वो क्या था कि वो लेटर पहले वहां नहीं था। वो पहले उसके दादाजी के स्टैम्प कलेक्शन में वो स्टैम्प में नहीं था वो लेटर, वो अभी ताजा ताजा आया था। वो क्या था उसके अंदर लिखा हुआ, द लेटर रिटर्न ऑन 18 जुलाई 1894। लेटर की डेट क्या लिखी हुई थी? 18 जुलाई 1894। जहां इनविटेशन था चार्ली के लिए, इनवाइट्स चार्ली एंड लूजा टू गेल्सबर्ग एंड इज फ्रॉम हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम। जो कि सैम ने लेटर भेजा था, वो जो गायब हुआ था, उसने लेटर लिखा और कहा चार्ली लूसा के साथ गेल्सबर्ग में आ जाओ, मस्त जगह है, मैं तो अब बिजनेस कर लिया है, आ जाओ। सैम मेंशन्स इन द लेटर he has moved to Galesburg and invested $800 in old currency bills for his business। उसने ये भी बताया कि मैं तो यहां पे आ गया हूं, इन्वेस्ट कर दिए मैंने $800 और मैं गेल्सबर्ग में ही रहने लगा हूं, तुम भी आ जाओ। क्या मजेदार कहानी है। डॉक्टर को खुद इलाज की जरूरत है, डॉक्टर पागलों को ठीक करते करते खुद पागल हो गया, ये है ही चैप्टर, और कुछ नहीं इसके अंदर, है ना मजेदार सैम विनर की कहानी। तो अब सवाल पैदा होता है कि सैम विनर को क्या हुआ था। दरअसल सैम विनर उसका तो इलाज कर ही रहा था, साथ में उसको भी प्रॉब्लम थी, उसको भी इलाज की जरूरत थी। ये है इसकी चैप्टर की कहानी। कुल मिला के अब सीरियस नोट पे बताऊं तो सवाल इसका सिर्फ एक ही बनता है मेनली। वो क्या होता है कि जो वरीज है, ये जो फियर्स है, इनसिक्योरिटीज है, वॉर है, इनकी वजह से इंसान को मेंटल फटीग है, वो एस्केप करना चाहता है, भाग जाना चाहता है, और उसके लिए वो डिफरेंट चीजें कर रहा होता है, डे ड्रीमिंग कर रहा होता है, हेलुसिनेशन कर रहा होता है। हेलुसिनेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। क्या कर रहा होता है? हेलुसिनेशन कर रहा होता है। हेलुसिनेशन ये कर रहा होता है इंसान, आजकल का इंसान, और यही इसका इंपॉर्टेंट, इसकी थीम भी यही है, इसी के इर्द गिर्द पूरी ये कहानी घूमती है। अब आपको करना क्या दोस्तों, ये पहली रिवीजन है और पहले रिवीजन में सब कुछ क्लियर हो गया ना। अभी तो लाइव रिवीजन भी कराऊंगा, इसकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा डिफरेंट वीडियोस में, आपके एग्जाम से पहले तक, बोर्ड के एग्जाम से पहले तक, है ना। इतना आपको क्या करना है, अभी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने वर्ड्स फ्रेजेस सब याद आ रहे हैं अभी माइंड में, है ना, उन्हें रिवाइंड करो, वीडियो को पॉज करो और लिख डालो अपनी कॉपी में। चैप्टर नंबर 2, द टाइगर किंग। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि शेर वाला राजा या शेरों का राजा, तो इसमें ना शेर से रिलेटेड कोई कहानी होगी। आइए पहले देखते हैं मोटा मोटा, फिर देखेंगे छोटा छोटा। आ जाओ। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंस नेम्ड महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम। ये कहानी है एक राजा की जिनका नाम है सर जिलानी जंग बहादुर, जो प्रतिबंधपुरम के राजा थे। At 10, जब ये 10 दिन के थे, एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड दैट अ टाइगर वुड किल हिम। जो ज्योतिषी थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक टाइगर ही इनको किल करेगा, यानी इनकी मृत्यु का कारण बनेगा। When he turned 20, अब ये बड़े हो गए, 20 साल के हो गए, became king and started hunting tigers। ये राजा बन गए और इन्होंने टाइगर्स का, शेरों का शिकार करना ठाए शुरू कर दिया। एस्ट्रोलॉजर्स वार्नड हिम। एस्ट्रोलॉजर्स जो थे, ज्योतिषी जो थे, उन्होंने उनको वार्न किया, उनको चेतावनी दी, टू बी केयरफुल विद द 100th टाइगर, कि आप 100वें टाइगर से बच के रहना, वो सबसे खतरनाक रहेगा। और क्या है इसमें, अब ब्रिटिश ऑफिसर वांटेड टू हंट टाइगर। इसी दौरान एक ब्रिटिश अफसर आया, जो अंग्रेज थे, वो आया और उसने कहा कि मुझे शिकार करना है, हम तुम्हारे राज्य में आके शेरों का शिकार करेगा, हमें हंटिंग करना है। जिसमें ये घबरा गए, ताकि शेर खत्म हो गए, 100 शेर नहीं मार पाएंगे तो ये जो शेर होगा वो उनकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो किंग सेंट 50 डायमंड्स, इसलिए ये 50 डायमंड, जो कि उस जमाने में 3 लाख रुपए के होते थे भाई, वो इन्होंने उसको दे दिए। ही किल्ड 70 टाइगर्स इन 10 ईयर। 10 साल के अंदर भाई साहब ने 70 टाइगर तो मार दिए थे। मैरिड अ प्रिंसेस, अब सारे टाइगर्स खत्म हो गए तो उन्होंने एक प्रिंसेस शहजादी से शादी करी जिसके राज्य में टाइगर्स थे। ही किल्ड 99 टाइगर्स। अब ना उन्होंने 99 टाइगर मार दिए थे, बट डिडंट फाइंड 100th वन, लेकिन 100वां नहीं मिल रहा था, सारे टाइगर्स खत्म हो गए थे।
ही गॉट एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। हिज एडवाइजर्स ब्रॉट अ टाइगर फ्रॉम सर्कस, जो उनके आप जो वजीर वगैरह थे ना, वो ना एक सर्कस से टाइगर उठा के लिया है मारने के लिए। शॉट डेड, और उसको फिर उन्होंने मार दिया। अब फिर क्या होता है, प्रेजेंटेड वुडन टाइगर टू सन। अब ये सेलिब्रेट कर रहे थे अपने बच्चे का बर्थडे, वहां ना एक लकड़ी का खिलौने वाला टाइगर ये बच्चे के लिए लेके आते हैं, जिससे खेलते वक्त इट हैड शार्प एजेस, उसके ना बहुत ना तीखे किनारे थे, बहुत नुकीले किनारे थे उस खिलौने के। गॉट कट एंड डाइड। और वो जो टाइगर था, अपने जो टाइगर किंग थे, जो महाराज थे, वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान वो जो खिलौना था, जो शेर का जो खिलौना था, शेर जैसा दिखने वाला खिलौना था, वो उसका जो किनारा था वो इनके कट लग जाता है, उसमें पस पड़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इस तरह से 100वें टाइगर से इस तरह से मर जाते हैं। ये टोटल कहानी है कि कैसे वो जो प्रोफेसी थी, जो ज्योतिष ने कहा था, वो सच हो गई एक तरह से देखा जाए तो। ये तो था मोटा मोटा। अभी तो मोटा मोटा समझ में आ गया ना, कौन था भाई, राजा जिलानी जंग बहादुर, है ना, ये सब याद आ रहा है। क्या थी, प्रोफेसी थी, 10 दिन के थे, एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि एक टाइगर इनको किल करेगा, और जब ये 20 के हुए, ही स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स, है ना। उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर आया और उसने ही वांटेड टू हंट टाइगर्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 50 डायमंड्स दिए, 3 लाख रुपीस के, मैरिड करी, 70 टाइगर्स मार चुके थे, मैरिज करी, किससे मैरिज करी, ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस, जहां पे टाइगर को ये मार सके, और 99 टाइगर्स पूरे हो गए थे, 100th नहीं मिल रहा था, एंग्री हो गए, सर्कस से लाए और वो मार दिया। और फिर ये अपने बच्चे के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे, एक वुडन टाइगर, टॉय टाइगर जो था वो बच्चे को दिया था, उससे खेलते वक्त इनके कट लगा और ये मर गए। इस तरह से एक टाइगर इनकी मौत का कारण बना। क्या ये सब कुछ रटना पड़ रहा है? ईमानदार से बताओ मेरे को। नहीं रटना पड़ रहा है क्या? ये रटने वाली बातें हैं? खेलते खिलखिलाते बातें हो रही हैं यार। आओ इसका अब बारीक बारीक देखेंगे, अब देखते हैं, आओ बड़े मजेदार तरीके से। हाँ जी, सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ प्रिंस नेम महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर। अब तो इनका नाम तुम्हें भी बिल्कुल याद हो गया होगा, सर जिलानी जंग बहादुर इनका नाम था। प्रतिबंधपुरम में रहते थे। When he was only 10 days old, astrologers predicted that a tiger would kill him. जब ये 10 दिन के थे ना, तो ज्योतिषी आए और वो ना इनके बारे में कहने लगे, ये बच्चा ये वीरों का वीर होगा, शूरवीरों का शूरवीर होगा, ये किसी से नहीं डरेगा, ये हमेशा विजयी रहेगा। पर वो ना ऐसा होंठ चबाने लगे। लोग कहते हैं बताओ ना पर क्या, तो कहते हैं लेकिन एक दिन ये मृत्यु को पाएगा। तो उस पे 10 दिन का बच्चा उए ऐसे रोते रोते कहता है, अरे अंकल ये क्या कह रहे हो आप, मरना तो सबको ही होता है, आप ये बताओ कि मैं मरूंगा कैसे, ये बताओ। हाँ, ये ऐसे बोलते हैं। तब एस्ट्रोलॉजर्स उनको बताते हैं कि एक टाइगर, एक शेर तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। इस तरह से इनको पता चलता है 10 दिन की उम्र में ही एक बच्चा, जादू कितना काबिल बच्चा होगा ना भाई। 10 दिन में तुम लोग तो रोते रहते थे, देखो ऐसे बनो। 10 दिन में ये बिल्कुल मेरी तरह थे। मैं भी जब 10 दिन का था ना, मैं इंग्लिश बोलता था तब से। हाँ, अब बोलो बेस्ट इंग्लिश टीचर, ठीक है, आ जाओ। बट द बेबी प्रिंस सेड, लेट द टाइगर्स बी वार्न्ड। 10 दिन का बच्चा कह रहा है, अंकल अगर ऐसी बात है ना तो शेरों सावधान हो जाओ। नहीं, शेरों सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे दूध के दांत नहीं निकले अभी तेरे, उनको सावधान कर रहा है, ठीक है, आ जाओ। एज ही ग्रू अप, जैसे बढ़ता है, ही लिव्ड लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड। ये जैसे भी रॉयल शाही बच्चे होते हैं उनकी तरह इनका पालन पोषण होता है। ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ व्हाइट काउ, बीइंग केयर्ड फॉर बाय एन इंग्लिश नैनी एंड वॉचिंग इंग्लिश मूवीज। इंग्लिश सीखते हैं, गाय का दूध पीते हैं, खूब तंदुरुस्त होते हैं, बढ़िया इनकी परवरिश होती है, इंग्लिश स्टाइल में आ जाते हैं। When he turned 20, जब ये 20 साल के हो जाते हैं, he became the king and found out about the prediction that a tiger would kill him. 20 साल के होते पता याद रहता ही है इनको कि 20 साल तक पहुंचते कि भाई मेरी मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा। To protect himself, he started hunting tigers and stopped others from doing it in his state. ये इंपॉर्टेंट था, ये तो हमें पता था 20 साल की उम्र में फिर ये हंटिंग करना शुरू कर देते जब ये राजा बन जाते हैं और सबको मना कर देते हैं। सो इंपॉर्टेंट लाइन है क्या कि he what he did, he stopped others from doing it. He stopped others to hunt tigers in his state. अपने राज्य में किसी और को हंट करने से मना कर देते हैं। याद हो पा रहा है वर्ड हंटिंग, है ना, एस्ट्रोलॉजर्स, है ना, ये कुछ याद हो पा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। The astrologers warned him to be careful with the 100 tiger even if he had already killed 99. ये कहते हैं मैंने तो टाइगर मार दिए भाई, मैंने तो टाइगर मार दिया, अब क्या दिक्कत है। तो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं भाई साहब सिर्फ 1-2 टाइगर से कुछ नहीं होगा, जो 100वां टाइगर होगा ना वो खतरनाक होगा। अगर तुम 99 भी मार दोगे ना तब भी जो 100वां टाइगर होगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है। Once a British officer visited his state and wanted to hunt tigers, but the king refused. एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है और कहते हैं हम तुम्हारे राज्य में आके शिकार खेलेगा। ये कहते हैं माई बाप
तुम मच्छर मार लो, तुम चींटी मार लो, तुम मक्खी मार लो, टाइगर मत मारो। अगर तुम मार दोगे तो मैं कैसे मारूंगा उसको। और इनकी ना जो इनकी सत्ता होती है वो भी खतरे में आ जाती है, क्योंकि अगर ये ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर देते तो वो कहता है हटो, फिर निकलो यहां से, वो इनको गद्दी पे से हटा देता है। इसके लिए फिर ये क्या करते हैं, टू मेक श्योर द ऑफिसर वोंट कॉज ट्रबल, द किंग सेंट 50 डायमंड रिंग्स वर्थ ₹3 लाख टू द ऑफिसर्स वाइफ एज अ गिफ्ट। अपनी अरे मालिक कोई दिक्कत नहीं, आप ये 3 लाख रुपए के ये लीजिए ना, डायमंड्स लीजिए। और उनको शांत करता है। वो कहता है ऐसा कोई वैसे मैटर, हमारा कोई ऐसा मैटर नहीं है, हमें तो बस फोटो खिंचवाना था इसे टाइगर की लाश के ऊपर ऐसे गन रख के कि हमने उसको मारा है, हमारा ये शौक है। तो कहता कोई बात नहीं, मार मैं दूंगा। लेकिन ये उस पर भी राजी नहीं होते, ये कहते नहीं मैं वो भी नहीं करने दूंगा, टाइगर मेरा है, मैं ही मारूंगा उसे। आ जाते द किंग किल्ड 70 टाइगर्स इन हिज स्टेट इन 10 years। जो राजा था, अब ब्रिटिश ऑफिसर को तो शांत कर दिया था, डायमंड देके शांत। अंग्रेज ना बड़े चालाक होते हैं, उन्हें ना पैसों से मतलब होता है, कुछ भी करो, इंडिया पाकिस्तान को आपस में लड़ा दो, खुद मौज काटो, ये अंग्रेजों का काम होता है सच में। उनका इंडिया में भी तो ये किया था उन्होंने कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दो, खुद ऐश काटो, फुट करो और राज करो, वो वाला सीन होता है। उन्हें पैसों से मतलब हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता। आ जाओ। The king killed 70 tigers in his state in 10 years, but there were no more tigers left. अब 70 मार दिए तो बचे नहीं थे। He wanted to kill 100 tigers, so he married a princess from a state with more tigers. Whenever he visited her, he killed 5-6 tigers each time. अब इन्होंने शादी कर ली थी, एक रानी से शादी कर ली थी। जैसे ससुराल जाते, ससुराल वाले पूछते अरे आइए दामाद जी आइए, क्या लेंगे आप? कहते थे टाइगर लेंगे हम, शेर लेंगे, जरा 4-5 शेर लाओ। तो शेर लो। हाँ, ये जैसे ससुराल में जब भी जाते हैं, whenever he visits his in-laws, वो क्या करते थे, वहां जाके भी 4-5 टाइगरों के ठाए ठाए मारते रहते थे। तो इनका यही काम था। He killed 5-6 tigers each time. He killed 99 tigers but couldn't find the 100th one. He got angry and threatened his advisors. और ये 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था, तो इनके जो एडवाइजर सलाहकार थे उन पे गुस्सा, मुझे 100वां टाइगर चाहिए, ऐसे करके गुस्सा हो रहे थे। To avoid his anger, the advisor put an old circus tiger in the forest and told the king it was the 100 tigers. So to avoid his anger, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, मेरे दोस्त मेरे साथ बोलो, to avoid his anger, तो जो एडवाइजर्स क्या करते हैं, they got a tiger from a circus, an old tiger from a circus, और क्या कर देते हैं उसको, and threw him in the forest, और उसको कहां डाल देते हैं, कहां डाल देते हैं, फॉरेस्ट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और फिर क्या कर देते हैं, द किंग इट वाज द 100 टाइगर, उसको कहते हैं 100 टाइगर था। अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। द एडवाइजर टोल्ड द किंग अबाउट द 100 टाइगर एंड ही वेंट टू हंट इट, और जाके बताते राजा को देखो 100 टाइगर वहां मिल गया है। ही शॉट द टाइगर एंड थॉट ही हैड वॉन। वो ना ऐसे गोली मारते हैं, रुक जाओ, ये मर गया। अब फिर क्या होता है, He missed and the tiger was only scared and fell down. जबकि वो गोली उसको नहीं लगी होती, वो जो बूढ़ा टाइगर होता है वो सिर्फ गोली की आवाज से डर के बेहोश हो चुका होता है। बाद में क्या होता है, they didn't want to upset the king, so they killed the tiger and showed it off in a big parade. जब एडवाइजर्स को पता चलता है कि ये तो टाइगर मरा नहीं था, तो राजा को नहीं बताते, उसके डर के मारे, और खुद मार देते हैं और पूरी परेड निकालते हैं, उसको दफना देते हैं कि हाँ देखो 100वां टाइगर मर गया। In the end, the Maharaja was happy and bought a wooden tiger as a present for his son's birthday. आखिरकार जो महाराजा होते हैं अपने बेटे के लिए बर्थडे प्रेजेंट लाते हैं, जो कि टाइगर का ही लाते हैं। इसकी भी मती खराब थी भाई, इसकी भी मती खराब थी। अब कुछ और गिफ्ट लिया था, बॉल लिया था, चाकू लिया था, छुरी लिया था, गाड़ी लिया था, बैलगाड़ी लिया था भाई, टमटम लिया था, टन 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 बोलने वाला लिया था, टाइगर ही लाना था, ले आया टाइगर। However, the tiger had sharp edges and while playing with it, the son got a cut that became infected and led to his death. ये अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते, वो कहानी मैंने आपको बता दी कि वो एक जो टॉय टाइगर होता है उसमें शार्प एजेस थे, and he got a cut while playing with his son and that became the reason of his death, और इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। This incident is seen as fate taking its course, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो ये पूरी कहानी थी हमारे टाइगर किंग चैप्टर की। इंपॉर्टेंट लाइन जो भी फ्रेजेस अभी याद आ रहे हैं, पॉज करो वीडियो को, नीचे लिखो, और हम चलते हैं नीचे मतलब आई मीन अपनी कॉपीज में लिखो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है कि एक जर्नी है, एक यात्रा है एंड ऑफ द अर्थ की, है ना। आओ चलो देखते हैं, तिशानी दोशी इसकी राइटर है। इसके अंदर क्या बताया गया है, आओ देखते हैं। द ऑथर वेंट टू अ ट्रिप ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है जहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, देखा है ना तुमने, पिक्चर्स में देखा होगा। तो ये वहां की ट्रिप पे जाती है हमारी राइटर तिशानी दोशी, ठीक है। इंडिया एंड अंटार्कटिका वर कनेक्टेड 650 मिलियन ईयर्स अगो। और इस चैप्टर में क्या बताया गया है, तिशानी दोशी बताती हैं कि भाई इंडिया, हमारा जो भारत है वो अंटार्कटिका से पहले ये एक ही थे। कब एक थे, 6 साल पहले, 2 साल पहले, नहीं 650 मिलियन साल पहले। अब वो क्या बताती है, शी टॉक्स अबाउट दी
क्लाइमेट चेंज एंड इकोसिस्टम, इसके अंदर क्लाइमेट चेंज के बारे में बताती है, इकोसिस्टम के बारे में बताती है। देखो अंटार्कटिका की जब भी बात होगी ना, ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, पृथ्वी का सर्वनाश, इससे रिलेटेड बातें होती हैं। तो तुम्हें मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, जनरल टॉपिक है ये, बिल्कुल जनरल टॉपिक कि ओजोन लेयर तुमने बचपन से ऐसे लिखा है ना, बस ये उसकी ही रिगार्डिंग पूरा चैप्टर है। ओजोन लेयर गेटिंग थिनर, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू फॉसिल फ्यूल्स। भाई ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो क्लाइमेट को गर्म कर रहे हैं, उससे ओजोन लेयर पूरी डिप्लीशन हो रहा है उसका, और जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है अंटार्कटिका की, ये सारी बातें इसमें बताते हैं। और एग्जांपल ऑफ साइटोप्लैंक्टन, और वो फाइटोप्लैंक्टन बल्कि इसका प्रोनाउंसिएशन है फाइटोप्लैंक्टन के बारे में बताते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? ये एक तरह की ना घास समझ लो, एक तरह का घास होती है जो उगती है सी लेवल पे, तो ये उसके बारे में बताते हैं। वॉच्ड सील्स हैंगिंग आउट ऑन आइस, और फिर लास्ट में वो सील जो एक तरह के जानवर तुम देखे होंगे बर्फ के अंदर होते हैं, ये उसे देखते हैं खुश होती हैं। ये टोटल अपना सफर जो ट्रिप है ना अंटार्कटिका वो बता रहे हैं। तुम भी ट्रिप पे जाते हो ना, बस ये भी ट्रिप पे गई हैं। ये मद्रास से है वैसे, बेसिकली साउथ इंडियन है, और जो राइटर है तिशानी दोशी जी। आओ अब इसको मोटा मोटा तो देख लेना क्या है इसके अंदर, है ना। अब आओ इसको छोटे छोटे देख लेते हैं, आ जाओ देख लो। इसी तरह की बर्फ है वहां 24 घंटे दिन निकला रहता है, रात नहीं होती, तुम्हें मैं बता देता हूं, ठीक है। 24 घंटे समर के टाइम में वहां दिन निकला रहता है। सो द ऑथर हु इज ऑन अ कूल ट्रिप टू अंटार्कटिका, दे हैव ऑलरेडी ट्रेवल्ड फॉर 100 आवर्स बाय कार, प्लेन एंड शिप, एंड दे आर फाइनली गेटिंग क्लोज टू देयर डेस्टिनेशन। जो ऑथर थी साउथ इंडिया से अंटार्कटिका जा रही थी, जब 100 घंटे तक का उन्होंने सफर कर लिया था। शिप से भी चली गई थी, गाड़ी से भी चली गई थी, एयर से भी चली गई थी, प्लेन से भी चली गई थी, तो सब वाहन ऑलमोस्ट उन्होंने यूज कर लिए थे। 100 घंटे समझ रहे हो, तकरीबन कितने दिन हो गए, लगा लो तुम अंदाजा लगा लो कितने दिन हो गए, 5-6 दिन लग गए उनको वहां पहुंचने में। Their goal is to explore and learn all about this mysterious and unique place। उनका गोल क्या था? वो एक स्टूडेंट के ग्रुप के साथ जा रहे थे, जहां उनका जो मिशन था वो यही था कि वहां की जगह को, जो उनकी उसकी यूनिकनेस है उसको देखें, और ये जो मिस्टीरियस प्लेस कही जाती है, क्योंकि वो आबादी नहीं, वहां कोई रहता नहीं है, वहां इंसानी जीवन नहीं है, तो वो वहां जाके उसको एक्सप्लोर करना चाहते थे। अंटार्कटिका इज अ प्रिटी वाइल्ड प्लेस, काफी वाइल्ड प्लेस है। It's covered in ice. In fact, 90% of the whole world size is there. दुनिया में जितनी टोटल बर्फ है ना, उसकी 90% बर्फ अंटार्कटिका में है। आगे आगे बढ़ते हैं। And there are not any trees or buildings or anything like that. अब भाई वहाँ बिल्डिंग होगी क्या? मतलब कैसे स्टूपिड सी बात है ना, ये तो हमें पता ही है ना, वहाँ बिल्डिंग नहीं है, वहाँ ना कोई ट्रीज है, कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ बर्फ है। एंड ड्यूरिंग दी समर मंथ्स, जो समर के मंथ्स होते हैं गर्मियों के महीनों में, देयर आर 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, वहाँ 24 घंटे दिन निकला रहता है। इट्स ऑल्सो रियली क्वाइट देयर, वहां काफी शांति है। अब भाई वहां कोई नहीं है तो शांति तो होगी ना, ये कोई सोचने वाली बात है। Which is kind of eerie but also kind of cool। वो थोड़ी सी अजीब सी भी है, डरावनी सी भी है, लेकिन कूल भी है, ठीक है। ये तो सारी लॉजिकल बातें कैसे रटोगे कि वहां पे कोई नहीं है तो शांति है, वहां पे बिल्कुल क्वाइट माहौल है, बिल्कुल एटमॉस्फेयर एकदम रिलैक्स एटमॉस्फेयर है, वहां कोई है ही नहीं, जब ना बिल्डिंग ना आदमी का बच्चा। आगे बढ़ जाते हैं। द ऑथर स्पेंड्स अ कपल ऑफ वीक्स इन अंटार्कटिका। ऑथर वहां लगभग 2 हफ्ते वहां गुजारती, चेकिंग आउट ऑल द साइट्स एंड लर्निंग एज मच एज दे कैन। वहां साइट सीइंग कर रही हैं और वहां सीखने की कोशिश कर रही हैं अंटार्कटिका में। आ जाओ, इट्स अ प्रीटी अमेजिंग एडवेंचर, ये काफी मजेदार एडवेंचर था। एंड यू कैन नॉट हेल्प बट बी अ लिटिल बिट जेलस। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी जेलसी होती है कि यहाँ कितनी शांति हो, जहां हम रहते हैं वहां कितना शोर-शराबा है, ये सब है। अब मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं, तुम्हारी मेरी बात है, किससे बताने की नहीं है, ठीक है। नहीं बताओगे ना, पक्का प्रॉमिस। एक बात बताऊं, हम लोगों में से ना पता नहीं कितने ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक स्नोफॉल ही नहीं देखा, क्योंकि भाई हम लोग भाई है गरीब आदमी है, हम कभी कहीं अपने मोहल्ले से बाहर तो निकल नहीं पाते, जिंदगी गुजर जाती 2 वक्त की रोटी कमाने में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है दुनिया में जो इतना सफर करके 2 हफ्ते अंटार्कटिका में एंजॉय कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये कहानी सिर्फ तुम्हारी ना और तुम्हारी और हमारी गरीबी को दिखाने वाली कहानी है कि देखो तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, देखो अंटार्कटिका में कितनी ऐश कट रही है। तुम इसको इस तरह से समझ लेना, तुम्हें सब याद रह जाएगा, ठीक है। कपल ऑफ वीक गुजार रही है ऑथर, वहां पूरी मस्ती कट रही है, साइट सीइंग हो रही है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एडवेंचर हो रहा है, पूरा ग्रुप गया हुआ है, मजा आ रहा है भाई, बिल्कुल मजा आ रहा है, एंजॉय कर रही है ऑथर। और क्या क्या एंजॉय किया हो देखो, तुम जेलस मत होना, तुम जेलस मत होना। The author is thinking about something pretty cool. A long time ago, India and Antarctica were actually connected. Author ना फिर उसको ख्याल आता है, उसने कहीं पढ़ा था कि जो इंडिया और अंटार्कटिका थे पहले एक थे। They were part of a giant landmass called Gondwana that existed over 650 मिलियन ईयर ago। ठीक है, तो 650 मिलियन ईयर्स ago जो पहले ना जो इंडिया था वो पूरा एक होता, फिर बिग बैंग हुआ, फिर ये सब कुछ अपना अलग अलग कंट्रीज बन गई। बैक देन द क्लाइमेट वाज अ लॉट वार्मर एंड देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर। अंटार्कटिका में पहले प्लांट्स भी थे, एनिमल भी थे, और वार्मर था पहले, और फिर ये कंट्रीज बन गए, ठीक है। ऑफ कोर्स दैट वाज ऑल लॉन्ग टाइम अगो, वे बिफोर ह्यूमंस इवन एग्जिस्टेड। ये तब था जब ह्यूमन भी नहीं था। इवेंचुअली आफ्टर अबाउट 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना ब्रोक अपार्ट एंड टर्न इनटू द कंट्रीज वी नो टुडे। ये रिपीट हो रही है बात। द ऑथर आल्सो टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
ऑथर बात करती है क्लाइमेट चेंज के बारे में, विच इज अ बिग डील दीज डेज. दे थिंक दैट इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड इट बेटर, we should go visit Antarctica and see for ourselves what's happening to the ice there. हमें क्लाइमेट चेंज को अगर कभी सोचना है, उसके लिए कंसर्न है, तो हमें अंटार्कटिका जाना चाहिए एंड देखना चाहिए कि कैसे आइस मेल्ट हो रही है वहां पे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट वी फाइंड आउट अबाउट द इकोसिस्टम इन अंटार्कटिका. अंटार्कटिका का इकोसिस्टम कैसा है और वहां पे लिविंग थिंग्स क्यों सर्वाइव नहीं करती, ऑथर उसके बारे में बताती है. और क्या बताती है फिर ऑथर हमारी? दिस मीन्स दैट इवन स्मॉल चेंजेस टू द एनवायरमेंट, इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुन लो. इवन स्मॉल चेंजेस टू द एनवायरमेंट हैव अ बिग इंपैक्ट. वो बताती है फिर कि जो स्मॉल चेंज होता है ना एनवायरमेंट में, उसका भी बहुत बिग इंपैक्ट होता है. कैसे? फॉर एग्जांपल, इफ द ओजोन लेयर कीप्स गेटिंग थिनर, जो हमारी ओजोन लेयर है अगर वो थिनर होती गई और पतली होती गई, जो यूवी रेज आ रही हैं जो डायरेक्ट पड़ती हैं उससे ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है. अगर ओजोन लेयर ऐसे ही थिनर होती चली गई और पतली होती चली गई तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करेगा? ठीक है. इट विल अफेक्ट द एनिमल्स दैट लिव इन द एरिया एंड द बर्ड्स एंड सी क्रिएचर्स. इट कुड इवन मैस अप द वे कार्बन मूव्स अराउंड द वर्ल्ड. और इससे जो कार्बन है, कार्बन का जो लेवल है वो भी इफेक्ट हो जाएगा, जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी इफेक्ट होंगे ओजोन लेयर अगर इस तरह से ही पतली होती चली गई. ये बताती कौन? तिशानी दोशी. इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, इससे रिलेटेड एग्जाम में आएगा. आ जाओ. We also learn about some of the things that are causing climate change, like burning fossil fuels. This is bad news for Antarctica, and it could be dangerous for people too. The author uses the example of phytoplankton to help explain why. अब वही पुरानी बातें बचपन से लिखते हुए आ रहे हो, ऐसे आज 12वीं कक्षा में आ गए हो तुम. ओजोन लेयर, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वही है कि भाई जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी जलने से पोल्यूशन लेवल बढ़ता है और उसकी वजह से ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचता है, डिप्लेशन होती है, उससे क्लाइमेट चेंज होता है. और जो वार्मर हो रहा है, जो पूरी अर्थ का टेम्परेचर है, जो लोगों के लिए डेंजरस है, और उसके लिए फाइटोप्लैंक्टन, एक तरह की घास होती है जो सी लेवल पे उगती है, वो उसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हमारे राइटर समझाती हैं. आगे बढ़ते हैं. फाइनली द स्टोरी एंड्स विद द ऑथर वॉचिंग सम सील्स हैंगिंग आउट ऑन द आइस. वो जो देखे हो ना सील्स, वो जो फोटो में भी दिखाया था मैंने, वो आइस पे वहाँ पे खेल रहे हैं, वो उनको देखती है. इट्स रियली ब्यूटीफुल सीन, बट इट also makes the author worry about what might happen in the future. बट ये देख के ना ऑथर को खुशी तो होती है, फिर उसे लगता है अगर इसी तरह से क्लाइमेट चेंज होता रहा अंटार्कटिका का तो यहाँ पे से तो ये भी विलुप्त हो जाएंगे, ये भी डिस्टिंक्ट हो जाएंगे. आ जाते हैं. Will we be able to keep this kind of beauty around or are we headed for disaster? वो कहते हैं क्या ये ब्यूटी ऐसी बनी रहेगी या फिर हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं. ये सोच के राइटर क्या है, एक राइटर एक सोच रही हैं, चिंतक भी हैं, उनको प्रॉब्लम भी हो रही है सोच के कि यार क्या होगा आगे. ये टोटल इस चैप्टर के अंदर बताया गया है. मेनली इसमें ओजोन वाला पार्ट है, क्लाइमेट वाला पार्ट है, और इसके अंदर कुछ नहीं. इस चैप्टर से रिलेटेड जो वर्ड्स मैंने अभी आपको याद दिलाए हैं, इंपॉर्टेंट बताए, सोचो, रिवाइंड करो क्या क्या था. जर्नी टू द एंड ऑफ द बर्ड, तिशानी दोशी थी, वो कहा गई थी. ट्रिप था अंटार्कटिका का जिसमें उनको 100 घंटे लगे थे. शिप का भी सहारा लिया था, प्लेन का भी सहारा लिया था, एयर से भी चले गए थे ना. ये सारी बातें जो भी याद है, हमने जितना भी पढ़ा है ना. फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल दिया था, ये सब कुछ वो अभी नोट करो, पॉज करो वीडियो को, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. दोस्त न करे दुश्मन ने वो काम किया है, एक अमरीकी सोल्जर को जीवन दान दिया है. नेक्स्ट चैप्टर हमारा दी एनिमी, यानी नाम से ही पता चल रहा है दुश्मन से रिलेटेड ये पूरी कहानी क्या है इसके अंदर मोटा मोटा, आइए देखते हैं. डॉक्टर सदाओ इज ए जापानीज डॉक्टर, लिव्स विद हिज वाइफ हाना. एक जापानी डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर सदाओ, अपनी बीवी हाना. बड़ी प्यारी इनकी लव मैरिज थी, ये आपस में शादी कर लेते हैं और ये बड़े बड़े सुकून से अपना जीवन यापन कर रहे हैं. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू के दौरान मेट एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर. इन्हें एक इंजर्ड अमेरिकी सोल्जर मिलता है जिसके गोली लगी होती है और वो बेहोश हुआ होता है. आ जाते हैं. ब्रॉट हिम होम, वो इसे घर ले आते हैं. सर्वेंट्स लेफ्ट हिम अलोन, और जो नौकर होते हैं वो भी डर के चले जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिका और जापान की खतरनाक लड़ाई थी. क्या बताना पड़ेगा, 12th क्लास में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो जापान के ऊपर अमेरिका ने क्या गिराए थे, याद है ना, एटम बम गिराए थे. तो इनकी खतरनाक जंग चल रही थी और उसी जंग के अंदर, उसी युद्ध के दौरान इनको एक दुश्मन सैनिक मिलता है और इसे घर ले आते हैं. इस बात से खफा होकर डरने की वजह से इनके जो नौकर होते हैं वो भी इनको साथ अकेला छोड़ के चले जाते हैं. सोल्जर्स हेल्थ इंप्रूव्ड, डॉक्टर सदाओ डिसाइडेड टू किल हिम. भाई सोल्जर की जो हेल्थ होती है वो ऑपरेशन करते हैं, वो ठीक होने लगता है और उसके बाद वो बिल्कुल इंप्रूव होकर फिर वो जाने लगता है. लेकिन इनको लगता है कि नहीं, इसको मार देने में भलाई है वरना हमारे लिए नुकसान हो जाएगा. तो डॉक्टर सदाओ ना क्या उसको मारने का प्लान करते हैं. ही अरेंज्ड असैसिन्स चेंज्ड हिज माइंड लेटर. वो ना किसी से बात करके, जनरल से बात करके, कुछ जो शार्प शूटर्स होते हैं उनको बुलाते हैं, जो मर्डरर्स होते हैं, जो पैसे दे के काम करते हैं, उनको बुलाते हैं. बट बाद में अपना दिमाग बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अपना माइंड और उसको भगवा देते हैं. किसको? जो कि सोल्जर होता है.
हेल्प्ड हिम एस्केप, रियलाइज ह्यूमन लाइफ वाज वैल्यूएबल। और उन्हें तब एहसास होता है कि जो इंसानी जिंदगी है वो सबसे ऊपर है। इंसान पहले इंसान है, बाद में वो जापानी है, बाद में वो अमेरिकी है, बाद में वो भारतीय है। पहले सबसे पहले तुम, मैं, हम इंसान हैं, उसके बाद धर्म, जाति, देश आता है। लेकिन लोगों का कुछ का अपना मानना हो सकता है। मैं सिर्फ चैप्टर की बात कर रहा हूं भाई, मैं सिर्फ चैप्टर की बात कर रहा हूं आप लोगों से। तो चैप्टर कहता है, डॉक्टर सदाव कहते हैं हमारे कि सबसे पहले इंसानियत है, ठीक है। उससे पहले ना कोई कंट्री आती, ना कोई रिलीजन आता, ना कोई जाति आती। गॉट इट? आइए, ये था इसका मोटा मोटा, ये तो था इसका मोटा मोटा। अब देखते हैं इसका छोटा छोटा, इसके अंदर क्या है। द एनिमी इज अ टेल बाय पॉल सिडेनस्ट्रिकर बक अबाउट अ जापानीज डॉक्टर नेम्ड सदाओ। ये एक टेल है, ये कहानी है किसकी, डॉक्टर सदाओ की। ही ट्रेवल्ड टू अमेरिका टू स्टडी एंड मेट अ फेलो जापानीज स्टूडेंट नेम्ड हाना। ये अमेरिका जाते पढ़ाई करने के लिए क्योंकि इनके फादर चाहते थे कि बहुत पढ़ लिखें, और वहां जाके इनको हाना मिलती है जिससे इनको प्रेम हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद ये जापान इनको वापस ले आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, वहां वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ जाती है। तो ऑल डॉक्टर्स वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन द जापानीज आर्मी। सभी डॉक्टर्स को जापानी आर्मी में बुला लिया गया था, क्योंकि जब भी कोई इंजर्ड होता था आर्मी के अंदर तो वो उसका इलाज कर सके, ट्रीटमेंट कर सके। तो ऑल डॉक्टर्स वर रिक्वायर्ड टू सर्व जापानी आर्मी, बट सदाव वाज अलाउड टू स्टे बिहाइंड। सदाव को कहते हैं नहीं, आप अब घर पे रहें, कोई दिक्कत नहीं। क्यों क्यों? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ही वाज टेकिंग केयर ऑफ एन ओल्ड जनरल हु वाज डाइंग। बिकॉज वो ख्याल रखे थे एक ओल्ड जनरल का, पुराने जनरल का, जो फौज के जनरल होते हैं, क्योंकि वो डाइंग, वो मर रहा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कहानी का। इंपॉर्टेंट वर्ड याद रह गया, ओल्ड जनरल। सदाव वाज अलाउड टू स्टे बिहाइंड या स्टे एट होम बिकॉज ही हैड एन ओल्ड जनरल हु वाज डाइंग एंड ही वाज ट्रीटिंग हिम। आ जाते हैं, फिर क्या होता है। वन नाइट सदाव्स लाइफ changed when he came across a dying American Navy man who had been shot। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक रात ना सदाव की जिंदगी बदल जाती है। क्यों? वो अपनी बीवी हाना के साथ और 2 बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा होता है। एक रात वो हाना के ऐसे कंधे पे हाथ रख के बैठे हुए ऐसे बहुत प्यारे प्यारे से मोमेंट्स गुजार रहा होता है। तभी वो देखता है कि समुद्र के पास ना, वहीं पर धुंधले में से ना कोई आदमी नजर आता है जिसके गोली लगी हुई होती है। वो और कोई नहीं, एक अमेरिकन नेवी दुश्मन सामने आ गया था। उसको देखने के बाद ना, पता है हाना क्या कहती है? हाना कहती है मेरे पास एक आइडिया, हम क्या करें, हम ना इसको वापस में समुद्र में फेंक देते हैं। तो उस पर सदाव कहते हैं अच्छा तुम मेरे साथ फेंकवाओगे इसको? नहीं, आप अकेले करें। तो कहते हैं अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं भी नहीं कर सकता अकेले। क्योंकि डॉक्टर सदाव के दिल में शुरू से ही एज अ डॉक्टर, बिकॉज उनका काम ही होता था डॉक्टर का लोगों की जान बचाना, वो किसी को मारना नहीं चाहते थे, है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, उसको वापस अपने घर में ले आते हैं। किसको? वो जो इंजर्ड वॉन्डेड अमेरिकन सोल्जर था। देखते हैं। Despite his initial reluctance, Sadav chose to provide medical aid to the young soldier from the enemy. शुरुआत में रिलेक्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलेक्टेंट। डॉक्टर सदाव वाज रिलेक्टेंट इनिशियली। शुरुआत में इनिशियली क्या थे? वो रिलेक्टेंट थे। ही वाज रिलेक्टेंट। बार बार बोलो, याद हो जाएगा। सदाव क्या करते हैं? उनको मेडिकल एड देते हैं, उसको घर पे ले आते हैं। सदाव न्यू इट वाज रिस्की टू हेल्प द एनिमी, बट ही स्टिल लुक द सोल्जर इनटू हिज होम टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डेंजर। उन्हें पता था कि इट वाज रिस्की, कि बहुत रिस्की है, इट वाज रिस्की के सोल्जर को लेके आना, इससे ना उनकी खुद की जान के वांदे हो जाएंगे कि एनिमी की आप मदद करो। लेकिन वो उसको घर पे ले आते हैं। अनफॉर्चुनेटली सदाव डिसीजन टू हेल्प द एनिमी कॉज्ड हिज सर्वेंट्स टू अबैंडन हिम, लीविंग हिम अलोन टू डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज चॉइस। बहुत पूरा एक साथ इसलिए पढ़ दिया क्योंकि बहुत आसान सी लैंग्वेज है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, सदाव जो घर पे ले आते हैं ना, तो जो उनके नौकर होता है, अब क्या होता है, वो गंदा संदा होता है, उसकी ब्लीडिंग हो रखी होती है। डॉक्टर सदाव को उसको साफ करना होता है, पेशेंट को क्लीन करना होता है। वो जो अमेरिकन सोल्जर होता है, इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर, वो नौकर को बुलाते हैं कि तुम साफ करा दो। नौकर को पता चलता है हमसे ये काम करवा रहे हैं, दुश्मन को की जिंदगी बचवा रहे हैं, तो जो ना उनको अकेले छोड़ के भाग जाते हैं। नौकर भी उनके भाग जाते हैं। उनकी वाइफ बेचारी, उसने कभी ऑपरेशन ऐसे देखा नहीं था, उसको उल्टियाँ लग जाती हैं खून देखने के बाद। जब वो उसका ऑपरेशन करते हैं, उसकी गोली निकाल रहे होते हैं, बिल्कुल के कगार पे होता है बेचारा वो 17 साल का नौजवान अमेरिकन सोल्जर, ठीक है। तो ये सारा कुछ वो झेलते हैं। फिर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। As time passed, जैसे ही वक्त बीतता है, the soldier's health improved, सोल्जर की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, वो ठीक हो जाता है, उसको इलाज मिल जाता है। And he was no longer under सदाव's care। अब वो सदाव की उसकी केयर में नहीं रहता, अब उसको सदाव की जरूरत नहीं होती है उनकी ध्यान की। However, सदाव could not shake off the danger he felt the soldier posed to his family and country। लेकिन डॉक्टर सदाव को अब भी डर लगता है कि अब ये सोल्जर सही हो गया है, अब मेरी फैमिली को और मुझको खतरा है इससे। Thus he decided to kill the soldier while he slept। तो तब वो फैसला करते हैं कि जब ये सो रहा होगा ना, तब मैं इसको मार दूंगा, मरवा दूंगा। He shared his plan with the general। वो जो जनरल जो जिसका इलाज कर रहे होते हैं ना, उससे वो प्लान शेयर करते हैं। Who agreed to help। वो कहता ठीक है मैं मदद करूंगा। Together they arranged to send private assassins to eliminate the American soldier। वो दोनों मिलकर ना कुछ जो मर्डरर्स होते हैं ना, जो पेड करते हैं, जिनको असैसिन्स बोलते हैं, उनको बुलाते हैं कि भाई शूटर्स को, शार्प शूटर्स, मेरे शार्प शूटर्स बुलाए जाए, एक का मर्डर करना है। और वो कालीन भैया को बुलाते हैं। कौन है कालीन भैया? तुम ही लोग देखते रहते हो ना वो वेब सीरीज वगैरह, मैंने नहीं देखी।
नाम सुना है बस। तो ऐसे ही वो उसमें बुला लेते हैं पैसा देके, यहीं यूपी में चलता नहीं और मूवीजों में भी दिखाते हैं, हाँ ले भाई ले 10,000 रुपये ले, मार दे उसको, ऐसे बोल के बुला लेते हैं। दे अरेंज टू सेंड प्राइवेट असिस्टेंट्स। फिर क्या होता है, एज दे बिलीव इट वॉज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री एंड फैमिलीज, ये उनका आखिरी रास्ता दिखता है अपनी कंट्री और फैमिली को बचाने का। आप देख रहे हो डॉक्टर सदाव ने खुद जान बचाई है उस अमेरिकन सोल्जर की, खुद ही उसको मरवाने की प्लानिंग में लग गए। एज सदाव अवेटेड द अराइवल ऑफ द असिस्टेंट्स ही नोटिस दैट दे वर टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। लेकिन जब समय आता है तो उन्हें लगता है कि अब ज्यादा टाइम ले रहे हैं असिस्टेंट्स को, क्या लग रहा है, दे आर टेकिंग लॉन्गर टाइम, वो आए नहीं थे समय पे। हाउएवर ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान सदाव्स ह्यूमैनिटी बिगन टू शो, सदाव के अंदर का ना इंसान जाग जाता है, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो इंसान हूं और इंसान का धर्म होता है इंसान को बचाना। इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन, इंसानियत। सबसे अच्छा धर्म कौन, इंसानियत है। ये इंसानियत जाग जाती है डॉक्टर सदाव की। कब जाग जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन ही वाज वेटिंग फॉर द असैसिन्स टू किल अमेरिकन सोल्जर, उस टाइम पे मीनवाइल डॉक्टर सदाव की जो ह्यूमैनिटी होती है वो जाग जाती है। ठीक है, humanity began to show. He realized that despite the soldier being from the enemy's side, he was still a human being whose life was valuable. हाँ जानता हूं दुश्मन है मेरा वो, लेकिन सबसे पहले वो मेरे लिए इंसान है, उसकी जान लेने का मुझे कोई हक नहीं है, मेरा फर्ज है जान बचाना। ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन एंड द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। वो ये बात को रियलाइज करते हैं एंड ही डिसाइडेड टू सेव द अमेरिकन सोल्जर। This realization caused Sadav's mind to open up and see beyond the limits of race, boundaries and war. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, घोल के पी जाना। इस रियलाइजेशन से डॉक्टर सदाव को समझ में आता है, क्या समझ में आता है, कि सब कुछ रेस, नस्ल, वॉर, बाउंड्रीज, जो सीमाएं हैं, ये सबसे ऊपर उठ के क्या है, इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, और इसी वजह से वो उसकी जान बचाने का फैसला करते हैं। He ultimately concluded that the American soldier was not his enemy solely because he came from a different country. एक ना 12th क्लास में तुम्हारी ना एक पोएम हुआ करती थी, अब हटा दी इन लोगों ने, कि नो मैन इज फॉरेन, नो कंट्री इज फॉरेन, इस तरीके से था कि नो मैन इज फॉरेनर, नो कंट्री इज फॉरेन, कि दुनिया में कोई भी फॉरेन नहीं है, ये पूरी दुनिया हम सब एक ह्यूमन ही तो हैं। सिर्फ कोई दूसरी कंट्री से है वो मेरा दुश्मन नहीं हो जाता, कि कोई भारत से है, कोई बांग्लादेश से है, कोई पाकिस्तान से, तो मेरा दुश्मन नहीं हो जाता। ये बात डॉक्टर सदाव, मैं नहीं कुछ कह रहा, डॉक्टर सदाव को जो फील हुआ था, है ना, तो डॉक्टर सदाव को समझ में आ गया कि कोई सिर्फ इसलिए दुश्मन नहीं हो जाता कि वो किसी कंट्री से है, वो किसी जगह पैदा हुआ है, उससे वो दुश्मन नहीं हो जाता। सदाव रियलाइज दैट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड कंपैशन, ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त। तुम लोग ना इस पे झगड़ा मत करना, मैं जानता हूं बच्चे ना बहुत डिस्कशन करते हैं, इन सब चीजों पे झगड़ा मत करना कि वो क्या था, ये बात सही है कि गलत है। ये सिर्फ डॉक्टर सदाव ने सोचा था उस वक्त, एग्जाम में आए ऐसे ही लिख डालना, ठीक है, बस इतना टेंशन मत लेना। आ जाओ। Sadav realized that the universal brotherhood and compassion for all people were more important than the prejudices and biases that had previously guided his action. Important है, वैसे सच्चाई तो यही है भाई, कोई कहीं पैदा होने से बुरा आदमी नहीं होता, किसी जात में पैदा होने से रेस, कलर, कंट्री से फर्क नहीं पड़ता। आप एक अच्छे इंसान हो, आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है, दैट्स इट। यही बात इस चैप्टर ने सिखाई थी। वो तो मैं हंसी मजाक में कुछ भी बोलता रहता हूं, लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों कि बहुत प्यारा चैप्टर है। और ये वाली लाइन जो है ना, सबसे प्यारी लाइन है कि ही अल्टीमेटली कंक्लूडेड दैट अमेरिकन सोल्जर वाज नॉट हिज एनिमी सोली बिकॉज ही केम फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री। वो सिर्फ मेरा दुश्मन इसलिए नहीं हो जाता क्योंकि वो दूसरी कंट्री से आता है। ये कोई तुक हुआ क्या, नहीं, या मैं उसका दुश्मन इसलिए नहीं हो जाता कि मैं किसी और कंट्री से आता हूं। ठीक है, ये वाली बात डॉक्टर सदाव को समझ में आई। सदाव रियलाइज कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सबसे इंपॉर्टेंट है। एज अ रिजल्ट ही चोज टू डू द राइट थिंग बाय हेल्पिंग द अमेरिकन सोल्जर एस्केप एंड अल्टीमेटली सेविंग हिज लाइफ, और उसको एस्केप करने में मदद करी और उसकी लाइफ बचा ली। ठीक है, तो ये टोटल कहानी थी। 2-3 जो लास्ट के पैराग्राफ थे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड और रेस, वॉर, बाउंड्रीज मैटर नहीं करते हैं, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, ये वाली चीजें चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब करना क्या है, आराम से लिखो, नोट डाउन करो। और सही बात बताऊं, वैसे तो चैप्टर से अलग है, थोड़ी सी बात है 2 मिनट की। एक बात बताऊं, लोग सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए, हिटलर ने भी ना यहूदी कहना शुरू करा था। कोई वो धार्मिक, कोई पोप नहीं था, वो कोई पंडित या पुजारी नहीं था अपने धर्म का, वो कोई बहुत बड़ा धार्मिक आदमी नहीं था। सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए उसने भी ये किया था, आज से 200 साल पहले, और आज भी यही हो रहा है। हर जगह यही होता है, हर दुनिया के हर पार्ट में यही होता है कि कुछ लोग आते हैं और कहते हैं वो तुम्हारा दुश्मन है, मान लो। अब तुम भूल जाते हो और हम भूल जाते हैं, मासूम होते हैं, हम भी मान लेते हैं हमारा दुश्मन है, जबकि कोई हमारा दुश्मन नहीं होता। चाहे वो कोई से भी कास्ट से हो, कोई से भी रिलीजन से हो, कोई से भी कंट्री से हो। अच्छा आदमी अच्छा होता है, बुरा आदमी बुरा होता है, सिंपल। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की भी कहानी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑन द फेस ऑफ इट, और इसका मीनिंग निकलता है अपेरेंटली, जो चीज सामने से नजर आ रही है। ये इस चैप्टर के नाम का मीनिंग है। क्या है इसका मोटा मोटा देख लेते हैं। इसमें एक मिस्टर डेरी है, जिनका एक लड़का है मिस्टर डेरी नाम का, जिसका आधा फेस जला हुआ है एसिड से।
मेट मिस्टर लैम। मिस्टर लैम एक बूढ़े आदमी हैं जो कि लेम है एट हिज गार्डन, जो मिलते हैं एक गार्डन में। मिस्टर लैम का एक गार्डन है जिसमें मिस्टर डेरी से वो मिलते हैं। मिस्टर लैम कौन है? वो लंगड़ा, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं, वो लंगड़े हैं। अब कहना नहीं चाहिए, किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए अंधा गूंगा लंगड़ा, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं। यानी उनका एक पैर खराब है, एक पैर में तकलीफ है, वो ऐसे ऐसे करके चलते हैं। उनका टिन का एक पैर है, ठीक है, तो टिन का एक नकली पैर उनका लगा हुआ है। उनकी टांग खराब है, मेरी एक टांग खराब है, मैं हॉकी का कहां चला गया मैं, हाँ ठीक है। तो मिस्टर लैम का एक टांग खराब है, ठीक है, हॉकी के बड़े फैन नहीं है वो, बस उनका एक टांग खराब है, बस इतना। मिस्टर लैम एक बूढ़े आदमी है, मिस्टर डेरी है जिसका आधा फेस जला हुआ है, बच्चा है, एक बच्चा एक बूढ़ा आपस में मिलते हैं गार्डन के अंदर मिस्टर लैम के। मिस्टर लैम कंसोल्ड हिम, टॉक्ड अबाउट हिज फियर, डिप्रेशन एंड हेट्रेड। दोनों मुलाकात करते हैं जहां वो डेरी जो बच्चा होता है वो कहता है मेरा फेस जला हुआ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। उस पर मिस्टर लैम उसको कंसोल करते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, उसको अब ढांढस बंधाते हैं, उसको डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करते हैं, उसकी फियर के बारे में बात करते हैं। मिस्टर लैम आस्क्ड हिम टू प्लक क्रैब एप्पल्स। मिस्टर लैम उससे कहते हैं कि जरा मेरी मदद कर देना, मेरी एक टांग नकली है, मतलब हाँ नकली तो है सच में, मेरी एक टांग नकली है, मैं सीढ़ियां चढ़ के कैसे सेब तोड़ूं, तो तुम ना मेरे को सेब तोड़वाने में हेल्प कर दो। इस पे मिस्टर जो डेरी होता है वो कहता है कि ही आस्क्ड मदर, ही हैज टू आस्क मदर्स परमिशन बिफोर, मैं घर से बहुत दूर आया हुआ हूं, पहले मुझे मदर की परमिशन लेनी होगी तब मैं वापस आऊंगा। इस पे उनकी थोड़ी बहुत झगड़ा सा भी होता है, बहस होती है। मिस्टर लैम क्लाइम्ड द लैडर, फेल एंड डाइड। वो घर चला जाता है जहां मम्मी को बताता है, मम्मी गुस्सा करती है, मम्मी उसको अलाउ नहीं करती है। इस दौरान जो वो वापस आके देखता है, फिर बहुत देर बाद जब आके देखता है तो मिस्टर लैम सीढ़ी पे चढ़ के नीचे गिरे हुए होते हैं और मरे हुए होते हैं। मिस्टर डेरी केम बैक क्राइड। वो आके देखता है, मरा हुआ पाता है, तो उन्हें देख के उसको बहुत रोना आता है, वो चीखे मार के रोने लगता है। टोटल कहानी यही है, ठीक है। तो जो हमें कॉम्प्लेक्स होता है, हमारे अंदर अगर कोई कमी होती है, उससे हमें कैसे निपटना चाहिए, उसके ऊपर ये कहानी है। दो लोगों की कहानी है, कि दो मनुष्यों की कहानी जिनका अलग अलग पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके। आओ अब इसका मोटा मोटा देख लेते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय नेम्ड डेरी। ये कहानी किसकी है जल्दी बताओ? डेरी की कहानी है। हु हैज अ हाफ बर्न्ड फेस। उसका फेस कैसा है? स्कार्ड फेस है, उस पे स्कार्ड मतलब जिस पे निशान है, एसिड से जला हुआ फेस है, हाफ बर्न्ड फेस है। एंड इज अफ्रेड टू फेस पीपल बिकॉज दे मेक फन ऑफ हिम। वो लोगों से मिलने से डरता है क्योंकि लोग उसकी चेहरे का मजाक उड़ाते हैं, बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। ही गोज इनटू अ गार्डन टू हाइड। वो एक गार्डन में घुस जाता है जिसका गेट ऐसे खुला हुआ होता है, मिस्टर लैम का गार्डन होता है, उसमें घुस जाता है। बट देयर ही मीट्स एन ओल्ड मैन कॉल्ड मिस्टर लैम। और वहां किससे मीट करता है? मिस्टर लैम से, हु हैज अ टिन लेग। उनका लेग कैसा है? टिन लेग था। एंड ही ओन्स द गार्डन। वो मालिक होते गार्डन के। डेरी ट्राइज टू लीव बट मिस्टर लैम स्टॉप हिम। डेरी जाने की कोशिश करता है पर वो मिस्टर लैम उसको रोक लेते। इतनी कहानी समझ में आई? मिस्टर डेरी है, मिस्टर लैम है, मिस्टर डेरी का हाफ बर्न्ड फेस है, स्कार्ड फेस है, और मिस्टर लैम का एक टिन लेग है, लेम है वो, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। डेरी फील्स बैड फॉर कमिंग टू द गार्डन विदाउट आस्किंग। डेरी को अजीब सा लगता है कि वो विदाउट परमिशन गार्डन में एंटर कर दिया है। बट मिस्टर लैम इज काइंड। मिस्टर लैम कैसे हैं? काइंड है, इंपॉर्टेंट है। और कैसे? इनवाइट्स हिम टू स्टे। और उसको कहते हैं नहीं बैठो रुको। डेरी वांट्स टू लीव बिकॉज ही थिंक्स पीपल डोंट लाइक हिज फेस। डेरी वापस जाना चाहता है क्योंकि वो सबसे छुपता फिरता है, उसको कॉम्प्लेक्स है, उसको इनसिक्योरिटी है, फियर है कि लोग उसके फेस का मजाक उड़ाएंगे क्योंकि आधा जला हुआ फेस है। बट मिस्टर लैम उसको रोक लेते हैं, इनकरेजेस हिम टू स्टे। उसको इनकरेज करते हैं रुकने के लिए। मिस्टर लैम कैसे नजर आते हैं? काइंड नजर आते हैं, इन्वाइट करते हैं स्टे करने के लिए, इनकरेज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे टॉक अबाउट हाउ डेरी इज ट्रीटेड बैडली बाय अदर्स। ये दोनों अपने बीच में बात करते हैं कि कैसे डेरी को लोग बुरा फील कराते हैं। पीपल मेक फन ऑफ हिज फेस। लोग उसके फेस का मजाक उड़ाते हैं। ही हैज फियर, ही हैज इनसिक्योरिटी, है ना, ये तुम्हें याद रहेगा। एंड मिस्टर लैम ट्राइज टू कंफर्ट हिम। और मिस्टर लैम उसको कंफर्ट फील कराते हैं, कि पॉजिटिव फील कराने की कोशिश करते हैं। मिस्टर लैम टेल्स डेरी अबाउट हिज ओन डिसेबिलिटी। मिस्टर लैम अपनी डिसेबिलिटी के बताते हैं कि देखो मेरे से तो देखो चला भी नहीं जाता, देखो मेरी भी एक टांग नकली है, मेरे को भी लोग बोलते हैं लैम, मिस्टर लैम, लेमी मिस्टर लैम ऐसे कह के मेरे को लंगड़ा लंगड़ा कह के, हिंदी में अगर बताऊं तो मिस्टर लैम बताते कि लोग भी बच्चे मेरे को ना लंगड़ा लंगड़ा कह के मेरे को चिढ़ाते हैं, लेकिन देखो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अबाउट हिज ओन डिसेबिलिटी बट नाउ ही स्टिल एंजॉयज हिज लाइफ डिस्पाइट पीपल मेकिंग फन ऑफ हिम। लेकिन मैं तब भी मजे करता हूं, एंजॉय करता हूं, ठीक है। उसके बाद दे कंटिन्यू टॉकिंग एंड डेरी ओपन्स अप अबाउट हिज फियर, एंगर एंड सैडनेस ओवर हिज ओन सिचुएशन। उनके बीच बात चलती रहती है जहां डेरी अपने फियर के बारे में बताता है, एंगर के बारे में बताता है, फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताता है, और अपने डिप्रेशन के बारे में वो उनसे शेयर करता है। किससे? मिस्टर लैम से। कौन है डेरी? एक बच्चा है। क्या है उसका? जल्दी बताओ, एक बार दोबारा बताओ। स्कार्ड फेस है, हाफ बर्न्ड फेस है, उसको फियर है, एंगर है, सैडनेस है। पीपल मेक फन ऑफ हिज फेस, पीपल मेक फन ऑफ हिम। ये वाली बातें याद रहेंगी क्या? क्या रटोगे क्या? मेरी जान की कसम खा के कहो कि नहीं रटोगे नहीं यार, इसमें कुछ रटने वाला नहीं है।
ये तो हमने फील किया है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ जाते हैं। दे बिकेम फ्रेंड्स, वो दोस्त बन जाते हैं। एंड मिस्टर लेम आस्क्ड डेरी टू हेल्प हिम पिक क्रैब एप्पल्स फ्रॉम द गार्डन। और मिस्टर लेम कहते हैं जरा गार्डन में से मेरे को सेब तोड़वाने में मदद करो ना। डेरी एडमिट्स टू मिस्टर लेम दैट ही केम टू द गार्डन विदाउट टेलिंग हिज मदर। मैं अंकल मैं उतरवा तो दूंगा, लेकिन मैं तो मम्मी से परमिशन लेने जाना है, वो तो इंतजार कर रही हूँ। वो ऐसे शेयर करता है, ठीक है। And is far from home, Mr. Lem suggests that he should get permission from his mother. Mr. Lem कहता है तुम्हें अपनी माँ के बिना पूछे नहीं जाना चाहिए था बेटा। But Derry is hesitant, causing a small argument between them. और इस दौरान उनके बीच छोटी सी आर्गुमेंट भी हो जाती है। वो कहते हैं तुम्हें माँ से बिना पूछे इधर उधर नहीं जाना चाहिए। वो कहता है नहीं मैं तो ऐसे निकल के आया था। तो कुल मिला के छोटी सी उनकी आर्गुमेंट हो जाती है। Eventually Derry agrees to ask for permission and promises to return. दोनों के बीच फिर सुलह क्या होती है कि भाई मैं अपनी मम्मी से परमिशन लेके आ जाऊंगा और वापस जरूर आऊंगा। However, when he does ask his mother, she doesn't want him to go. अब वो अपनी मम्मी से परमिशन मांगने जाता है, मम्मी did not allow him to go. मम्मी परमिशन डिनाई कर देती हैं। But Derry comes back to the garden anyway because he made a promise to Mr. Lem. लेकिन डेरी फिर भी छुपके भाग के आ जाता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया होता है मिस्टर लैम से कि वापस आएगा। आके क्या देखता है वो? While Derry is away, Mr. Lem climbs a ladder to pick crab apples. Even though it's hard for him because of his disability, he falls off the ladder and dies. बहुत सिंपल सा था। Meanwhile, Mr. Lem क्या करते हैं? He took the ladder and tried to pick the crab apples and he fell and died. वो गिर जाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। लैडर क्या, सीढ़ी, लैडर से गिर के मर जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, व्हेन डेरी रिटर्न्स टू द गार्डन ही फाइंड, जब वो डेरी रिटर्न करता है गार्डन में, ही फाइंड मिस्टर लैम लाइंग इन द गार्डन, लाइंग ऑन द ग्राउंड इन फैक्ट, एंड ट्राइज टू हेल्प हिम बट ही डजंट रिस्पॉन्ड। वो मरे हुए होते हैं, वो उठते नहीं हैं। डेरी सून रियलाइज्ड दैट मिस्टर लैम हैड पास्ड अवे एंड ही स्टार्ट्स टू क्राई, और वो रोना शुरू कर देता है। उसे समझ में आता है वो मर गए। दोस्तों कभी कभी ना तुम भी ना पढ़ रहे होते हो, बहुत टीचर्स तुम्हें पढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो ना तुम्हें नालायक नहीं कहते। तुम गलती करते हो तो तुम्हें गलत नहीं कहते, बल्कि तुम्हें एनकरेज करते हैं। हाँ तो गलती कर दी तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा दूंगा, क्या नहीं आता बताओ। ऐसे टीचर ना हमारे दिल के करीब हो जाते हैं, ऐसे लोग हमारे दिल के करीब हो जाते हैं। और अगर सोचो ना तुम उन्हें खो दो तो कैसा लगे। ये कहानी कुछ इस तरह की कहानी, एक इंसान मिला था डेरी नाम के एक लड़के को, जिसने पहली बार उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करी तो उसको पॉजिटिव फील कराया था। अनफॉर्चुनेटली वो मर गए। सोचो कितना दर्द हो रहा होगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस मैंने आपको समझाए हैं, जो हमें याद रहेगा, रिवाइंड करो, अपने माइंड पर जोर डालो, देखो याद हो जाएगा। मैं साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं, ये लिखो कॉपी में और देखो, फिर एग्जाम के दिन तुम्हें सब कुछ ऐसे याद आएगा। ओहो हो, मेरी शक्ल याद करना, जब भूलने लगो ना तुम्हें चीजें याद आएंगी। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ो। लास्ट चैप्टर है हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी बचपन की यादें। अब ये यादें मीठी नहीं है, ये कड़वी यादें हैं। इस चैप्टर में हमारे दो पार्ट हैं, दो राइटर हैं इसके। एक राइटर का नाम है ज़िटकाला सा और एक है बामा। पहला पार्ट है जिसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, यानी मेरे लंबे बाल। एक लड़की है, स्कूल में पढ़ती है अमेरिका के, उसके लंबे बालों को काट दिया गया है। दूसरा है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, के हम भी इंसान हैं। तो पहले पार्ट की बात करते हैं जिसकी राइटर है ज़िटकाला सा। तो ज़िटकाला सा वाज एन इंडियन अमेरिकन है, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया होता है अमेरिका में। शी फील्ड अशेम्ड, ह्यूमिलेटेड, स्केर्ड ऑफ द टीचर एंड क्राइड। जहां उन्हें ह्यूमिलेट किया गया है उनके खाने पीने के तरीकों पे, उनके पहनने के तरीकों पे, उनको उनके टीचर से डर लगता है, वो बहुत रोती भी हैं। हर फ्रेंड जुडविन, उनकी फ्रेंड है जुडविन जो नाम है इनका, दे वुड कट हर हेयर, वो उसे बताती हैं कि उनके ना बालों को काट देंगे, स्कूल वाले उनके लंबे बालों को काट देंगे, और वो काट भी देते हैं। जिसके बाद शी गॉट सैड एंड क्राइड, वो बहुत सैड हो जाती है, क्राई हो जाती हैं, वो मतलब रोती हैं। अब ये मोटा मोटा था, अब इसका पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। द स्टोरी स्टार्ट विद सिमोन्स, एन अमेरिकन इंडियन हु स्पोक अप अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। सिमोन्स कौन है? ज़िटकाला सा ही है। इन्होंने अपना जो राइटिंग लिखते वक्त ना अपना नाम आदमी बदल लेता, कुछ और नाम से लिखने लगता है, ठीक है। तो उनका रियल नाम तो ऐसे सिमोन, इसको वैसे पढ़ा जाएगा। तो सिमोन लड़की का नाम है ये, जो ज़िटकाला सा के नाम से लिखती हैं। वो एक्सपीरियंस शेयर करती हैं अपना पहले दिन का, जो कि कार्लाइजल इंडियन स्कूल के अंदर उनका, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं तो स्कूल का नाम यही होगा कि कार्लाइजल इंडियन स्कूल में जो उनका एक्सपीरियंस था पहले दिन, क्या एक्सपीरियंस था वो शेयर करती हैं। ज़िटकाला सा, अनदर अमेरिकन इंडियन, also had a bad first day at the school because everything was new and different and she was forced to wear clothes that went against her culture beliefs। अब उनको ना, अब उनके कल्चर के हिसाब से अलग कपड़े पहनने की वजह से उन्हें ह्यूमिलेट किया गया, इंसल्ट किया गया। वहाँ और भी इंडियंस को इंसल्ट पहले भी किया जाता था। तो उन्होंने ना उस स्कूल के बारे में लिखा था कि इस स्कूल में इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। आ जाते हैं, ज़िटकाला वाज न्यू टू द स्कूल, वो नई थी स्कूल के अंदर, एंड डिडंट वांट नो द रूल्स एट ब्रेकफास्ट। उन्हें ब्रेकफास्ट के रूल नहीं पता थे, वहां भी उनको ह्यूमिलेट किया गया। शी मेड अ
लॉट ऑफ मिस्टेक्स लाइक सिटिंग डाउन टू अर्ली और टू लेट, कि वो थोड़ा पहले बैठ गई, पहले खड़ी हो गई, उस चीज के ऊपर भी उनको बहुत इंसल्ट कराया गया. शी फेल्ड ashamed and humiliated when she made mistakes. She was scared of the teacher and cried because she was afraid of doing something wrong. वो रोती थी, बहुत उनको गंदा फील कराया गया था वहां पे, ये हमने पढ़ लिया. Zitkala's friend Judwin, ये इंपॉर्टेंट है, असली यहां से कहानी शुरू होती है. Told her that they would cut her hair in school. वो जुडविन बताते तुम्हारे ना बाल काट देंगे लंबे लंबे. In her culture, only warriors who lost their skills and mourners had short hair. Zitkala tried to hide, but they caught her and tied her to a chair to cut her long hair. वो बताते कि भाई हमारे कल्चर के अंदर जो मौन होते हैं, जिनके सैनिक मर जाते हैं, जो विधवाएं होती हैं, वो लोग छोटे बाल लगते हैं, बट उनका कल्चर अलग था, इनका कल्चर अलग था. जिटकाला अपने बेड के नीचे घुस जाती है कि कहीं मुझे पकड़ने ना आए, लेकिन लोग आते हैं, उनको निकालते हैं नीचे से और उन्हें कुर्सी पर बिठाते हैं और उन्हें बांध देते हैं और उनके बालों को, लंबे बालों को काट दिया जाता है. दिस मेड हर फील सैड एंड होपलेस. इट ऑल्सो मेड हर मिस हर होम अ लॉट. और इसके बाद वो अपने घर को बहुत याद करती है, मिस करती है अपने होम को. ये टोटल इस चैप्टर की कहानी थी, इस वाले पार्ट की कहानी थी. अब इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना. जिटकाला शायद थी एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ह्यूमिलेट हुआ, ब्रेकफास्ट के रूल्स पे उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनको अपने टीचर से डर लगता था. शी वॉज वेरी स्केयर्ड. उनकी जुडविन फ्रेंड थी, जुडविन फ्रेंड ने बताया यू कैन नॉट हैव लॉन्ग हेयर, दे वुड कट योर हेयर, दे वुड कट योर हेयर, दे वुड कट योर हेयर. तुम्हारे लंबे बाल. अरे यार वैसे तो हमारे साथ भी बचपन में ऐसा होता था, हम 7वीं 8वीं क्लास में लंबे बाल लगते थे, हमारे पीटीआई आते थे, एकदम ऐसे छड़ी लेके तोड़ दूंगा तुम्हें बहुत मारूंगा ये लंबे बाल अगर तुमने रखे तो. भाई तो भाई सबकी कुटाई होती थी, बट ऐसा नहीं होता था कोई के उस पे बिठा के ना, कुर्सी पे बिठा के बांध के नहीं कोई काटता था. तो ये कुछ ज्यादा हो गया था. तो ये पूरी कहानी थी. चलो आ जाते हैं हम. नेक्स्ट है हमारा V2 आर ह्यूमन बीइंग, हम भी इंसान है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट है ये. भाई सेकंड पार्ट क्या है इसके अंदर, आओ देखते हैं. पहले मोटा मोटा देखते हैं V2 आर ह्यूमन बीइंग्स में क्या है. बामा जो कि इसकी राइटर है, तमिल राइटर है, जो कि दलित है. दलित समझते हो ना, हमारे इंडिया के अंदर जो दलित होते हैं उनकी कहानी है. शेयर्स हर एक्सपीरियंस इन 3rd ग्रेड. जब वो 3री क्लास में थी तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं. बामा, शी डिडंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी. उनको छुआछूत का कॉन्सेप्ट नहीं पता था. One day she saw an elder person carrying a packet without touching. एक दिन वो देखती हैं कि एक आदमी होता है बिना टच किए एक पैकेट को, एक छोटा सा पैकेट लेके जा रहा होता है. Bama's brother Annan told her that the concept of untouchability she got said. तो उनके बड़े भाई जो होते हैं अन्ना उनको बताते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का क्या कॉन्सेप्ट है, कि जो दलित होते हैं, जो नीची जात के लोग हैं, वो छू नहीं सकते ऊंची जातों के लोगों को. देखो तुम्हारे एक चैप्टर रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर एक और था, कौन सा, दी एनिमी, है ना. और ये भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी अनटचेबिलिटी की बात हो रही है. जो तुम्हारे चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, तो ये दोनों मिलते जुलते चैप्टर है. कनेक्ट करके पढ़ो, याद रह जाएगा कि डॉक्टर सदाव ने भी ह्यूमैनिटी को ऊपर रखा था, और यहाँ पे बामा जो कि दलित राइटर है वो भी ह्यूमैनिटी को ही अबव रखती हैं. अबव ऑल, सबसे ऊपर कौन है, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट. यू कैन नॉट बी अनटचेबल जस्ट बिकॉज यू बॉर्न टू अ फैमिली विच इज अ दलित फैमिली. That's not a criteria at all. Okay, you have to understand it. You have to just come out of this mentality. ठीक है, आगे आ जाते हैं, इसको अब लॉन्ग में पढ़ते हैं. The second part of the chapter, Memories of Childhood, titled "We Too Are Human Beings," is autobiographical except for Karuku, written by Bama under a pen name. In this part, Bama, Tamil writer, shares her experience in the 3rd grade. वो भी 3री कक्षा में होती हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं. She had not yet learned about the injustice of untouchability, but had already faced humiliation and embarrassment in her environment. उनको पता नहीं था untouchability क्या होती है, छोटी बच्ची थी, but she had faced this discrimination. लेकिन उन्होंने वो discrimination face कर रखा था. She had not yet learned about it. Bama talks about her daily routine after स्कूल. वो अपने स्कूल के डेली रूटीन बताते कि स्नेक चार्मर रास्ते में मिलता था, तो वहां पे घूमती हुई देखती हुई जाती थी. इवन दो द डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू हर होम वाज जस्ट 10 मिनट्स. स्कूल से 10 मिनट का रास्ता था उनका घर का. शी टुक अराउंड हाफ एन आवर टू गेट होम बिकॉज शी लाइक टू स्टॉप एंड वॉच वेरियस इंटरेस्टिंग थिंग्स अलोंग द वे, लाइक टेम्पल्स, पपेट शोज, मंकीज, स्नेक चार्मर्स एंड फूड स्टॉल्स. एक छोटी सी बच्ची 3री क्लास की ऐसी होमकती हुई जाती थी, नई नई चीजें देखती हुई. ऐसी तो एक और लड़की मुझे याद आ रही, क्लास 10th वालों, वली याद आ रही है किसी को? कल क्लास 10th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा फुटप्रिंट्स के अंदर. वली जैसी हमारी कौन थी, बामा भी थी. प्यारी बच्ची है, छोटी छोटी बच्ची बड़ी प्यारी होती है, बड़ी मासूम होती है. लड़कियां जो होती है ना, बड़े उनके छोटे छोटे सपने होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है. बस इसके ऊपर ना मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट चलो टाइम ज्यादा हो जाएगा. She would even stop to watch people chopping onions or selling vegetables. वो सबको देखती है, खोमचे वाला, सब्जी वाला, जो कुछ बेच रहा होता है. One day she saw an elder person carrying a small packet without touching it, and Bama found it amusing. She later told her brother about the incident.
एक दिन वो जा रही होती हैं, क्या सवा करती हैं, एक एल्डरमैन, इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, बस ये तुम्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट फ्रेज है। शी सा एन एल्डरली पर्सन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट विदाउट टचिंग इट, है ना, एंड शी गॉट अम्यूज, शी गॉट सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज हो जाती है, अम्यूज हो जाती है। शी लेटर टोल्ड हर ब्रदर अन्नान अबाउट इट एंड अन्नान द ब्रदर ऑफ बामा टोल्ड हर, बामा's brother Annan clarified that the man who held the packet did so because he was from a low caste and believed that the food would become spoiled या impure if touched by him। अगर वो उसको टच कर लेगा तो फूड क्या हो जाएगा, impure हो जाएगा। कौन बताता है, बामास का ब्रदर बताता है, the concept of untouchability, that a low caste person cannot touch the food because फूड या पैकेट, बिकॉज वो क्या हो जाएगा, इट गेट्स इम्प्योर, वो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत। हमारे ज़माने में मतलब हिंदुस्तान के अंदर भी, आज भी है वैसे तो, पहले बहुत ही ज़्यादा थी, छुआछूत था। एक निम्न जाति का आदमी ऊंची जाति के आदमी को टच नहीं कर सकता था, ठीक है। Mama felt disgusted and sad when she understood the event, wondering why the poor showed respect to the rich who didn't treat others too as human beings। मामा बहुत सरप्राइज हो जाते कि देखिए जो वैसे लोग होते हैं, जो छोटी जाति के लोग होते हैं, वो अमीरों की इज्जत क्यों करते हैं, पैसे वालों की, जबकि उन लोगों को तो इंसानियत का मतलब भी नहीं पता कि इंसानियत क्या होती है। जो लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, उनको भी आपको उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आना चाहिए, उनको नहीं सर पे बिठा के रखना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो टोटल चैप्टर, अगर तुम्हें इसकी कहानी भी नहीं पता ना, तो इसमें से सवाल आएगा ही नहीं कहानी से। ज्यादातर सवाल क्या आएगा, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी क्या है, कैसे उसको पता चला अनटचेबिलिटी के बारे में, और जो दलित है या लो कास्ट पीपल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। ये सारी चीजों के ऊपर वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, और जिसमें तुम्हें वर्ड ही ये लिखने हैं कि ह्यूमैनिटी और इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजों को आपको यूज करते हुए आंसर अपना लिखना होगा इसके रेफरेंस के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको इनके वर्ड्स याद रह गए होंगे, फ्रेजेस याद रह गए होंगे। अपनी नोटबुक में सोचो, रिवाइंड करो। ये वाली फिर पीडीएफ ना, आप लोग बोलते रहते हो सर साइड नहीं होते। मैं ना खो जाता हूं जो पढ़ाता हूं। सच बताऊं तो मैं एक टीचर की तरह नहीं पढ़ाता हूं, मैं टीचर हूं ही नहीं, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई समझ लो, दोस्त समझ लो। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरफ फील करके पढ़ाता हूं, तो इसलिए मैं इसमें खो जाता हूं। तो तुम्हें ना अलग से पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा, इनकी सबकी पीडीएफ का तुम्हें मिल जाएगा, तो टेंशन मत लिया करो, तुम्हें पूरा मिल जाएगा, ठीक है। वहां से पढ़ लेना दोस्तों। ये हमारी फर्स्ट रिवीजन खत्म होती है विस्टास की भी। उम्मीद करता हूं चैप्टर्स को पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। बस इनसे रिलेटेड वर्ड्स और फ्रेजेस ना घुमाते रहना, एक दो बार ना, ज्यादा टाइम मत लगाना, 10 मिनट लगाना, वीडियो को एक बार और देख लेना, ऐसे वो वर्ड्स को जो तुमने लिखे एक बार ऐसे ना दिन में यूं कर लेना। 80 नंबर लाने हैं हमें 80 में से, और इसका बेस्ट वे मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, मैं चाहता हूं आपके लाइक्स मेरा हौसला बढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब इसके बाद मिलेगी पोएम की भी रिवीजन, पूरी 1 शॉट मिलेगी, उसके लिए तैयार रहना। फिर लाइव शुरू करेंगे इन्हीं सबका, और वो भी कम समय में, ज्यादा समय नहीं लूंगा तुम्हारा। बाकी सब्जेक्ट पढ़ो तुम लोग अपने, ठीक है, अपने तैयारियां करो जो कर रहे हो, ठीक है, इंग्लिश में, लेकिन पूरे नंबर लाने, इज्जत बढ़ानी है अपने माँ बाप की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। आई लव यू ऑल।